वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। बच्चों तो मेरे प्यारे लाल, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक विच इज कॉल्ड एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको इम्बाइबिशन पे खत्म किया था। मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है। अगर कोई सीड कभी पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पानी अवशोषित नहीं करेगा, तो वो कभी जर्मिनेट नहीं हो सकता। पहले के जमाने में लोग पत्थरों को चीरने के लिए इम्बाइबिशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते थे। एक छोटा सा चीरा वो पत्थर पे लगा लेते थे, बीच में लकड़ी का बुरादा भर देते थे और उस पर पानी डाल देते। जब लकड़ी पानी एब्जॉर्ब करती है तो वो फूलती है और बीच से पत्थरों को चीरकर दो भागों में अलग कर देती है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। इम्बाइबिशन की प्रक्रिया में मैंने आपको ये सिखाया था कि कभी भी आपको ये देखना है कि एफिनिटी कैसी है। अब तुम अगर स्टील में पानी डालोगे तो स्टील पानी कभी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, हमेशा लकड़ी पानी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो आपको एफिनिटी देखनी पड़ेगी कि आपका इम्बाइबेंट कौन सा यूज कर रहे हो। फिर मैंने आपको प्लाज्मोलिसिस के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप के सोल्यूशन बताए थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो आपकी जो सेल होगी वो अपना सारा पानी लॉस कर देगी, क्योंकि प्योर वाटर का कंसंट्रेशन आपकी सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। तो हायर वाटर कंसंट्रेशन से पानी लोअर वाटर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा और आपकी सेल जो है वो अपना सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल श्रिंक कर लेगी। सेल वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बताया था, मैंने टर्गर प्रेशर बताया था, मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था, और मैंने टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। सेल में पानी की वजह से जो प्रेशर पड़ता है वो कहलाता है टर्गर प्रेशर। सॉल्यूट की वजह से जो प्रेशर पड़ता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। टर्गर प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू डीपीडी, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये कहानी जो थी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दी थी, मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। आज मैं आपको समझाने वाली हूं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। देखिए, अभी तक जो भी कहानी हम पढ़ रहे थे इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी थी। मेरी बात समझिए, अभी तक आप जो कुछ भी पढ़ रहे थे इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी थी। आप आसानी से पानी, मिनरल्स, जो भी चीज आप ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे। आप सेल से सेल में जब कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। डिफ्यूजन की प्रोसेस से आप आसानी से किसी भी चीज़ को किसी भी मिनरल को, किसी भी वाटर को पहुंचा सकते हैं। इसमें मैंने आपको 3 मेथड पढ़ाए थे। डिफ्यूजन पढ़ाया था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ाया था और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था। इन तीनों मेथड से आप किसी भी चीज़ को सेल से सेल या टिश्यू से टिश्यूज की ओर पहुंचा सकते हैं। पर अगर मान लीजिए किसी चीज़ को आपको रूट के टिप से, अगर स्टेम के लीफ के टिप तक पहुंचाना है, तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं डिफ्यूजन से आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन इज अ वेरी 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 स्लो प्रोसेस। ठीक है, आप डिफ्यूजन से रूट की टिप से स्टेम की और लीफ की टिप तक पानी या मिनरल नहीं पहुंचा सकते। तो आप कौन से मेथड फॉलो करेंगे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टिप टू द स्टेम और लीफ टिप? आज हम इसकी कहानी पढ़ेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपको एक विशेष प्रकार का मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है देखते हैं। देखिए, long distance transport of substances within a plant cannot be by diffusion alone। अगर आप ये सोचते हैं कि जड़ से पत्ती तक पानी जो है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से पहुंच जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, बहुत बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इट कैन अकाउंट फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये सिर्फ छोटे छोटी जगहों पर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं देखूं, आप 50 माइक्रोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं 2.5 सेकेंड में, मतलब एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। आप मान लीजिए कि अगर आपको रूट से किसी भी चीज को स्टेम के टिप तक पहुंचाना है तो आपको सालों लग जाएंगे। अब क्या वेट करता रहेगा प्लांट? मुझे बताओ कि ला पानी ला, मिनरल ला। अब वेट करेगा प्लांट? नहीं वेट करेगा भैया। ऐसा थोड़ी है कि आज हमने पानी डाला तो 2000 साल बाद उसको पानी पहुंचे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो हमको एक एफिशिएंट मैकेनिज्म चाहिए कि जैसे ही हम पानी डालें उसके कुछ समय के बाद लीफ को पानी या मिनरल या फूड की अवेलेबिलिटी हो जाए। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि 2.5 सेकेंड में आप सिर्फ 50 माइक्रोमीटर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या बोल रही हूं मैं। हमें सपोज दैट अगर मैं एक प्लांट का डायग्राम बनाऊं, एक छोटे से प्लांट का डायग्राम बनाती हूं मैं।
देखना, ध्यान से देखते जाना मैं क्या बोल रही हूँ आपको। सपोज दैट कि ये आपकी लीफ है, ठीक है, और ये आपकी रूट है, ठीक है, दिस इज योर लीफ एंड वन इज योर रूट, ठीक है, दिस इज योर रूट। अब मान लो कि मैंने इस जगह पर कोई मिनरल बनाया है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई मिनरल बनाया है, ठीक है, ये इसे आप क्या कहते हैं, साइट ऑफ सिंथेसिस। क्या कहते हैं बच्चों हम इसे? साइट ऑफ सिंथेसिस। जैसे किचन में आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो वो है साइट ऑफ सिंथेसिस, और जब आप उसको घपक लेते हैं तो दिस इज द साइट ऑफ यूसेज, ये साइट ऑफ जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मिनरल बनाया। अब ये जो लीफ हम बना रहे हैं, ये जो लीफ है हमारी, यहाँ पर हमें मिनरल की आवश्यकता है। डन। तो ये जो मिनरल है ये महाशय उड़ते हुए यहाँ जाएंगे और इस मिनरल में इस लीफ, ये जो मिनरल है ये इस लीफ को प्रोवाइड कराया जाएगा। डन। तो ये क्या है? ये क्या है भैया? साइट ऑफ स्टोरेज। क्या है? साइट ऑफ स्टोरेज। ये है साइट ऑफ सिंथेसिस या प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आप किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर भी कोई एक लीफ लगी, इट जस्ट अ इमेजिनेशन बच्चों। मान लो कि हमने यहाँ पर फूड को सिंथेसाइज किया, ये वाला लीफ जो है सन के इधर है इसलिए फूड नहीं बना पा रहा है। और यार ये जो लीफ है ये सन के इधर है, ठीक है, सन के मुंह दिए ऐसे दिखाते हुए है, तो ऑब्वियसली खाना जल्दी बनाएगी ये। अब इधर वाली खाना तो बना नहीं पा रही है, इसको तो बहुत परेशानी जीवन में, तो क्या मर जाए, ये अपनी जान दे दे, कोई टेंशन नहीं। ये फूड जो है यहाँ से यहाँ ट्रैवल हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई लीफ लगी है तो फूड यहाँ से यहाँ भी ट्रैवल हो सकता है। अगर ये सन के, अच्छा इतनी बड़ी लीफ है, इसके नीचे छोटी वाली आ गई तो ये भी खाना बनाने में जो है काम चोरी करेगी, तो ये वाला फूड जो है यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर, पर ये क्या है? ये क्या है? बहुत दूर दूर है। मैंने तो मेरे पास इतनी जगह है इसलिए मैंने ऐसा बनाया, पर लीव्स क्या पास पास होती हैं? बहुत सारी लीफ, एक जो टिप पर लगी हुई है, एक जो नीचे लगी हुई है, बहुत दूर ही है उनके बीच में। तो जहां पर साइट ऑफ सिंथेसिस हो रही है वहां से हमें फूड को ट्रैवल कराना है किस जगह पर? जहां पर फूड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में डिफ्यूजन इज नॉट अ फिनोमिना जिससे हम चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसके लिए आपको कोई स्पेशल मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। देखो सो क्या लिखा है? समटाइम्स द साइट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो मैं लाइंस लिख रही हूं इसका सोर्स है एनसीईआरटी, ठीक है। Sometimes the site of production or absorption and the site of storage are too far from each other. बिल्कुल सही बात है। अगर रूट में मैंने पानी एब्जॉर्ब किया तो लीफ उससे बहुत दूर है, ठीक है। And the diffusion or active transport would not be sufficient to able to make the process of transportation. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये कहानी क्या है ना, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाती हूँ, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, देखो अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा है ये। स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम नेसेसरी सो एज टू मूव द सब्सटेंस अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एट मच फास्टर रेट, ठीक है। देखो भैया, जैसे मान लो गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि कुएं से अपन को पानी निकालना पड़ता है। देखा है आपने? नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा इमेजिनेशन करिए। अगर मान लीजिए कुएं से आपको पानी निकालना है तो पानी जितना पास होगा उतना निकालने में आसानी होगी, पानी जितना नीचे होगा कुएं में उतना आपको डिफिकल्टी होगी। पर भैया घर पे पानी चाहिए है, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो भैया अपनी जान चली जाएगी। तो अपने को पानी चाहिए ही है, इसलिए हम पानी को खींचते हैं। हम क्या करते हैं? पानी को खींचते हैं। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ रही है, पर एट द एंड ऑफ द डे आपके घर वालों को पानी मिल ही जाता है। यही कहानी प्लांट के साथ भी है। चाहे रूट में पानी कितना ही दूर क्यों ना हो, पर पानी ऊपर वाली ग्रो हो रही लीफ को भी चाहिए है, ठीक है। इसलिए हमको कुछ एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉलो करने पड़ेंगे। अभी मैंने आपको रिवील नहीं किया है कि वो मैकेनिज्म क्या है, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी तो अपन छोटी मोटी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमको इस रूट से लेकर पानी लीफ में चाहिए है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आज हम पानी निकालने गए हैं तो घर पे 200 साल बाद पहुंचे, ऐसे तो घर वाले सब निकल ली, तो ऐसा नहीं करना है। अपने को एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए, जल्दी पानी पहुंचना चाहिए। उसके लिए डिफ्यूजन नहीं है, डिफ्यूजन से नहीं करना है, नहीं तो पता चला पानी नहीं मिल पाया कभी। वाटर, मिनरल एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय द मास फ्लो एंड बल्क फ्लो सिस्टम। देखिए अब यहाँ पर एनसीईआरटी आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए बोल रही है। एक है मास फ्लो और एक है बल्क फ्लो। ये क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी समझ रहे हैं क्या है। देखिए मास फ्लो और बल्क फ्लो इट इज मेनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। अभी मैं मास फ्लो और बल्क फ्लो के बारे में, अभी ये मत पढ़ो, पीछे सुनो मेरी बात क्या कह रही हूँ मैं। देखो कभी आप लोगों ने बहती हुई नदी को देखा है? अरे देखा ही होगा, ठीक है। अपन इतने अंग्रेज तो है नहीं, सब कुछ देखते अपन।
तो अगर आपने किसी नदी को बहते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब पानी बहता है तो वो अपने साथ बहुत कुछ लेके आता है। वो सारी चीजें चाहे उसमें घुली हुई हो या ना घुली हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। अगर नदी बह रही है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आएगी, ठीक है। वो रेत भी हो सकते हैं, वो मिनरल्स भी हो सकते हैं, वो पत्थर भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके प्लांट बॉडी में भी इसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। आपके पानी में कोई चीज घुली हो, रूट जो खींच रही है, चाहे उसमें कोई चीज घुला हो चाहे नहीं घुला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उतनी ही एफिशिएंटली वो मूव करेगी हर चीज को हर जगह पर। समझ में आ गई बात? तो मास फ्लो को हम ऐसा समझ सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ फ्लोइंग रिवर। तो जिस प्रकार से नदी बहती है और बहुत सारी चीजों को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके लाती है, वैसे ही आपके पूरे प्लांट बॉडी में ऐसी ही चीजें फॉलो होती हैं कि रूट पानी को खींचेगी और वो हर जगह पहुंचा देगी। डन? इतनी बात समझ में आई? नाउ अगर मैं बात करूं कि रिवर का फ्लो कहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है, बेटा ये अभी हम लोग पूरे लास्ट जो हमने इतने दिनों से बातें कर रहे हैं उसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि हमेशा रिवर का फ्लो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ही होता है। अगर कमरे में जो है 50 लोग बैठे हुए हैं, नहीं 500 लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या कम और उसी और भीड़ में घुसोगे क्या? नहीं, आपका मन करेगा कि मैं किसी खाली कमरे में जाके बैठूं। मतलब आपका मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा प्लांट में भी चीजों का मूवमेंट ऐसा ही होता है। रूट में पानी ज्यादा होता है, लीफ में पानी कम होता है, इसलिए पानी हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है, ठीक है। पर अब समझना, अगर आप कोई भी चीज नीचे से खींच रहे, समझो अगर आप कोई चीज नीचे से खींच रहे हो तो आपको थोड़ी सी कोई ना कोई मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा, कोई ना कोई खिंचाव जो है फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप नीचे से ऊपर की ओर पानी खींच सकते। जस्ट लाइक द वेल, अगर आपके कुएं में नीचे पानी होगा तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर कम पानी होगा तो कम मेहनत पड़ेगी, मतलब ऊपर पानी होगा तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही रूट के साथ भी है। अगर आपकी रूट, आपका प्लांट जो है 100 मीटर ऊपर है, जैसे सिकोया नाम का प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब 100 मीटर वाले ऊपर वाली लीफ को पानी चाहिए तो उसको 100 मीटर नीचे से पानी खींचना पड़ेगा। अब तुम समझ रहे हो कि उसको कितना ज्यादा खींचना पड़ेगा। इसलिए पर है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रूट में ज्यादा और लीफ में कम, ठीक है। लाइक अ फ्लोइंग रिवर, मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन अ बल्क और इन मास फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, फ्रॉम द सोर्स टू सिंक। एज अ रिजल्ट प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन टू रीजन विल जनरेटेड, ठीक है। देखो, खाना जो बना रहा है उसको कहते हैं सोर्स। जैसे मेरे किचन में आज मैंने बनाया दाल चावल रोटी सब्जी, तो मैं हूँ सोर्स। अगर मैं खाना बनाएगी तो सबको खाना मिलेगा, अगर नहीं बनाएगी तो नहीं मिलेगा। तो सोर्स से सिंक की ओर हमेशा मूवमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर लीफ ने खाना बनाया तो अब वो सब जगह को प्रोड्यूस, सब जगह को बचाएगी, तो जिसको दे रही है वो है सिंक और जो बना रहा है वो है सोर्स, ठीक है। अब रूट जो है, रूट सिर्फ पानी खींचने का काम नहीं करती है, ठीक है। रूट भी एक पार्ट है प्लांट का, उसको भी भोजन चाहिए। तो हमेशा लीफ भोजन बना बना के नीचे देती है और नीचे से पानी उड़ा उड़ा के लेती है। तो दोनों का ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तू मेरे को ये दे, मैं तेरे को ये दूंगी, ठीक है। सीधी बात है। दिस इज कॉल्ड एज मास फ्लो, दिस इज कॉल्ड एज मास फ्लो। वी ऑलवेज ट्रेवल द थिंग, चाहे वो पानी हो चाहे वो कुछ भी हो, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन और सोर्स टू द सिंक। दिस इज कॉल्ड एज मास फ्लो, दिस इज कॉल्ड एज मास फ्लो हाइपोथेसिस। आपको इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? हाँ भैया, फिर आगे देखो क्या कह रही हूं मैं। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये सोचा नहीं कि ये जो भी चीज़ हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? अब रिवर बह रही है तो कोई भी चीज़ किसके थ्रू बह रही है? कौन है वो? कौन है वो? बताइए मुझे, कौन है वो? इंसान नहीं। कौन सी वो चीज़ है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये क्या लिख दिया मैं? कानू लिख दिया मैंने तो, बाप रे। चलो, कौन है वो जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं? वो है पानी, ठीक है। बिना पानी के आप कोई भी कहानी कर नहीं सकते हैं। देखिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा कि बिना पानी के आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको सपोज दैट, अब यहाँ से सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ, देखिए मान लीजिए ये कोई जाइलम है, ठीक है। थोड़ा और मोटा बनाती हूँ मैं। सपोज दैट कि ये कोई जाइलम है, ठीक है। जाइलम आप जानते होंगे, ये एक टिश्यू होता है। अब हमें पानी को इस जाइलम से ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। ये महाशय पानी बैठे हुए हैं, हा, इसे कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे आप? देखो, अगर पानी को, देखो ध्यान से देखना, ये पानी है, इस पानी को हमें यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है।
यहाँ से यहाँ हम चाहते हैं कि हमारा पानी ट्रांसपोर्ट हो जाए। डन। अब अगर आप पानी को सीधे, अब मान लो यहाँ पानी बहुत सारा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप पानी को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करवा रहे हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप पानी को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। आप पानी को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, धक्का मार रहे हो। और अगर आपको पिछले कुछ लेक्चर याद होंगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज को धक्का मारते हैं ना तो वहां पर कौन सा प्रेशर लगता है, पॉजिटिव। ठीक है। अगर आप किसी को खींच रहे हैं, चला मेरे पास आ, चल इधर आ, इधर आ, तो आपको दम लगाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रेशर। मेरी बात को समझिए क्या बोल रही हूं मैं। अगर आप किसी चीज को धक्का मार रहे हो, चल उधर जा, उधर जा, धक्का मार रहे हो, देन दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर, देन दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर। और अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो देन दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रेशर। ठीक है। तो आप यहां पर वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, देन दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहलाता है ये, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रेशर पानी के माध्यम से लगाया जा रहा है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर आप पानी को धक्का मार मार के जाइलम से, दिस सपोज दैट, ऐसा मान रहे हैं हम कि ये जाइलम है और हम चाहते हैं कि पानी यहाँ से यहाँ चला जाए, तो पानी को हम धक्का मार रहे हैं। ठीक है। धक्का मारोगे तो आपको कौन सा प्रेशर लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। डन। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ मान लो कि यहाँ पर एक जाइलम हमने ऐसा बनाया है। डन। सपोज दैट कि ये जाइलम हमने कैसा बनाया है, ऐसा बनाया है। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है। ये महाशय बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। डन। अब मान लो सपोज दैट कि ये है, ये मेरा एक प्लांट है। ठीक है। ये मेरी रूट है और रूट के चारों तरफ पानी जो है पड़ा हुआ है। डन। और यहाँ पर लगी हुई है लीफ, यहाँ पर लगी हुई है लीफ, ऐसा मान रहे, इट जस्ट अ हाइपोथेटिकल डायग्राम बच्चों। सो मान लो बच्चों कि इस पानी को, अगर इस लीफ को पहुंचाना है तो आपको पानी को खींचना पड़ेगा, जोर लगा के, हाइसा खींचो पानी को, खींचो खींचो। तो जब आप ग्रेविटी के ऊपर, ग्रेविटी के अगेंस्ट खींच रहे हो तो आपको कौन सा प्रेशर लगाना पड़ेगा, इधर आ, मेरे पास आ। तो देन दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसे हम कहते हैं नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मेरी बात समझी गई, क्या बोला मैंने, अगर आप उसी डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे हैं जहां पर पानी का बहाव हो रहा है, अगर आप नदी में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर पानी का बहाव हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। तू जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, भेजे जा रहे, भेजे जा रहे, भेजे जा रहे। पर अगर आपको पानी खींचना है, अगर आपको क्या करना है बच्चों, पानी खींचना है, तो आपको कौन सा प्रेशर लगाना पड़ेगा, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है। अब आपको मैं एग्जाम्पल बता देती हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल क्या है। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल क्या है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल बताइए, क्या बताया हम लोगों ने। इसका एग्जाम्पल है ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है। ट्रांसपीरेशन पुल कैसे है अभी हम लोग बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे इसका। ठीक है। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल मेरे बच्चों, मेरे लाल, इट इज अ ट्रांसपीरेशन पुल। नाउ अब हम बात करेंगे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। ठीक है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल बताइए क्या होता है। एनसीईआरटी में इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल लिखा हुआ है, गार्डन हॉर्स। ठीक है। गार्डन हॉर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ द, गार्डन हॉर्स नहीं याद करना, गार्डन हॉर्स। ठीक है। गार्डन हॉर्स जो स्प्रिंकलर लगे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज गार्डन हॉर्स, ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज गार्डन हॉर्स। तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल इज द गार्डन हॉर्स और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल है ट्रांसपीरेशन पुल। इफ यू आर खींचो समथिंग देन दिस इज द नेगेटिव प्रेशर, इफ यू आर धकेलो समथिंग देन दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस, एलडीटी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है आपको, तो आप कौन कौन से पाथवे फॉलो करोगे। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, हम सबको नीट देना है, हम सब चाहते हैं कि नीट में हम अव्वल दर्जे में आए, पर कुछ बच्चे जो है ना जबरदस्ती होशियार बनने के लिए कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। सामने वाले बच्चे को ये लगता है कि अरे बाप रे इतना सारा पढ़ रहा है, ये तो डेफिनेटली निकाल लेगा। तो हमको ऐसा लगता है हम लोग अंडर कॉन्फिडेंस प्रेशर आ जाता है हम लोगों में, और हम जो सही करने वाले होते हैं वो भी गलत कर देते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
कि तू कुछ भी कर ले, मुझे कोई मतलब नहीं तुझसे, मेरे को जो करना है मैं वही करूँगा, ठीक है। तो हमेशा आपका पाथवे सरल होना चाहिए। देखो, दो टाइप के बच्चे होते हैं, अभी आपको किसी दिन मैं ये मोटिवेशनल लेक्चर में बताऊंगी कैसे होता है। तो दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं कि जो जबरदस्ती क्लिष्ट चीज़ों में घुसना चाहते हैं, टफ चीज़ें, भले वो एग्जाम में नहीं आने वाली तो भी उसी में घुसना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कठिन चीज़ों में घुसे हुए भी नीट में अच्छे नंबर ला लेते हैं, क्योंकि उनको अपना पाथवे पता है, उनको ये पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो उसी क्वेश्चन पे अटैक करते हैं जो क्वेश्चन आने वाला है। तो उनको पता है कि अगर आप मुझे जल्दी नीट क्रैक करना है तो मुझे कौन सा पाथवे फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं बहुत बड़ा फिजिक्स में आइंस्टीन बनने की चाह है, ठीक है, और अगर मैं आइंस्टीन बनने चला तो फिजिक्स तो मैं सॉल्व कर लूंगा पर नीट क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ भी यही चीज़ फॉलो होती है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए आप कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं। कोई भी पाथवे एक्टिव या पैसिव नहीं होता, ठीक है, ये बात आप मेरी हमेशा याद रखिएगा। पाथवे ना तो कभी एक्टिव हो सकता है ना ही कभी पैसिव हो सकता है, ठीक है। पाथवे सिर्फ एक ही चीज हो सकते हैं, पाथवे या तो फास्ट हो सकते हैं या तो स्लो हो सकते हैं। मेरी बात समझ गए आप, क्या बोला मैंने? कुछ बच्चे 2 महीने भी नीट का तैयारी कर लेते हैं तो उनका हो जाता है, कुछ बच्चे साल भर भी मर मर के पढ़ते तो उनका नहीं होता। तो पाथवे कैन बी फास्ट, कैन बी स्लो, ठीक है। पाथवे कैन बी फास्ट, कैन बी स्लो, पाथवे कैन बी इजी, कैन बी डिफिकल्ट। इफ यू आर फॉलोइंग द डिफिकल्ट पाथवे तो आपका रूट तो वही है पर आप बहुत देरी में पहुंचेंगे, मे बी आप नीट क्रैक भी नहीं कर पाए। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो शॉर्ट पाथवे भी फॉलो करते फिर भी वो क्रैक कर लेते क्योंकि उनको पता है कि उनको जाना किधर है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? पाथवे कैन बी फास्ट एंड स्लो, इट नेवर बीन एक्टिव और पैसिव, ये याद रखिएगा आपको। नाउ अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फॉलो करना है, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो तो आपको कौन कौन से मैकेनिज्म फॉलो करने पड़ेंगे वो देखिए, ठीक है। आपको 2 प्रकार के पाथवे फॉलो करना पड़ेगा, एक होता है एपोप्लास्ट, ठीक है, एक क्या है भैया? एपोप्लास्ट, और दूसरा है सिम्प्लास्ट। मेरी बात समझना ध्यान से, क्या बोल रही हूं मैं। एक है एपोप्लास्ट और एक है सिम्प्लास्ट। दोनों का टारगेट जीवन में एक ही है, दोनों का टारगेट जीवन में एक ही है, नीट क्रैक करना है। इन दोनों को नीट ही क्रैक करना है। सपोज दैट कि इसका नाम है, इसका नाम क्या रख दूं मैं? इसका नाम रख देती हूँ सोनू, ठीक है, और इसका नाम रख देती हूँ मैं मोनू, ठीक है। इन दोनों का जीवन में एक ही पाथवे है कि इन दोनों को नीट क्रैक करना है, पर पता है डिफिकल्टी क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव इज नीट, ठीक है। तो भैया इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? इन दोनों का ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि इन्हें पानी को रूट से कहाँ पहुंचाना है? इंटरनल पार्ट में, या मैं कहूँ जाइलम में, ठीक है। इनका ये ऑब्जेक्टिव है। अब ये कौन जो है, सोनू बहुत ही जीवन में सुलझा हुआ आदमी है, हालांकि ऐसा है नहीं पर मान लो ऐसा है, ठीक है। सोनू जीवन में एक बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है, ये कम समय पर में भी अपना काम जो है बहुत ही एफिशिएंटली कर लेता है और इसे यकीन है कि ये जीवन में नीट क्रैक करेगा। ये जो मोनू है ये बहुत ही पापी पुरुष है, नॉट पापी नहीं है, ये अच्छा है। इसको ये लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ के जाऊंगा और 1 नंबर पे फर्स्ट रैंक मेरी ही आएगी, पर इसको ये नहीं पता है कि तुम सब कुछ पढ़ के जाओगे तो तुमको लेट हो जाएगा, और अगर तुमको लेट हो जाएगा तो तुम धीरे हो जाओगे, और जो भी धीरे होता है वो हमेशा बाद में आता है, ठीक है। तो सोनू इज वेरी सॉर्टेड आदमी, इसको पता है इसके जीवन में क्या करना है, ठीक है। अब मोनू जो है ये करता वही काम है, पर सोनू जो है वो शॉर्टकट अपना लेता है और जल्दी से पहुंच जाता है और नीट के एग्जाम में नंबर बना जाता है। मोनू जो है बहुत लंबा पाथवे फॉलो करता है और बहुत देर में आता है, ठीक। अब समझो ये क्या बोल रही हूँ मैं, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट में कहानी में अंतर क्या है वो आप समझना। सो पाथवे कैन बी फास्ट एंड स्लो, पाथवे कभी भी एक्टिव या पैसिव नहीं होते, ठीक है। पाथवे में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने रूट से जो पानी को एब्जॉर्ब किया, अगर हमें कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो हमें पानी की जरूरत है। अगर रूट ने पानी को एब्जॉर्ब किया तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उस पानी को चढ़ा देना है एक ट्रेन में, और उस ट्रेन का नाम है जाइलम, ठीक है। उस ट्रेन का नाम क्या है बच्चों? जाइलम। डन, इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना। एक छोटा सा मैं आपको वो बता देती हूँ क्या बता देती हूँ बताओ? मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम समझा देती हूँ जिससे आपको कहानी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो, सपोज दैट कि ये रूट की सेल्स है, ठीक है। सपोज दैट कि ये रूट की क्या है? सेल्स। मैं आपको एक छोटा सा पाथवे समझा देती हूँ तो आपको और ज्यादा कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सपोज दैट कि ये रूट की कॉर्टेक्स सेल है, ठीक है, सीधे लिख दो यहाँ पे रूट सेल्स। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे, ठीक है। पानी के ट्रांसपोर्ट को एनसीईआरटी कहती है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है बेसिकली हम 2 चीजों के थ्रू करेंगे, ठीक है। एक है मास फ्लो, ठीक है, एक क्या है? मास फ्लो, जिसको इसने रिवर के उससे भी दिया है, ठीक है, और एक है बल्क फ्लो, ठीक है, मास फ्लो एंड बल्क फ्लो। डन। अब हमने रूट की सेल बनाई है, ठीक है।
अब इसके चारों तरफ जो है भाई साहब क्या बना हुआ है, सॉइल। इसके चारों तरफ आप बना लो सॉइल। इट जस्ट अ हाइपोथेटिकल डायग्राम बच्चों, इसको आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब ये सॉइल है, ठीक है। अब सॉइल में भरे हुए हैं पानी के मॉलिक्यूल्स। किस कलर से पानी बना हुआ है यार, ठीक है। सपोज दैट कि ये भरा हुआ है पानी का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आई थिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर ये वाटर है, ठीक है। ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अब ये है जाइलम वेसल, ठीक है। सपोज दैट ये है आपकी जाइलम वेसल, दिस इज योर जाइलम, ठीक है, डन। ये है आपकी जाइलम वेसल, ठीक है, डन। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सॉइल में जो पानी प्रेजेंट है उसे किसी भी तरीके से मैं जाइलम में ले आऊं। देन मैं क्या करेगी, मैं दो पाथवे फॉलो करेगी। कैसे करेगी, मैं ध्यान से देखो, या तो मैं पानी को ऐसे बीचों बीच होते हुए ले आऊं, इस तरीके से, डन, दे दूं इसे, इसके बीचों बीच ले आओ। एक को देखो, देखो क्या बोल रही हूं मैं, ये सोनू है, जीवन में शॉर्ट है, किसी के बीच के मैटर पे काड़ी मत करो, क्योंकि काड़ी करोगे तो तुम धीरे हो जाओगे और नीट तुम्हारा क्रैक नहीं होगा, ठीक। पहुंच गए, ठीक। अब दूसरे कलर से बनाती हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। जो नहीं समझेगा मेरी बात फिर हो जाएगा गड़बड़ काम, ठीक है। आ जाओ, देखो, एक है ये ट्रांसपोर्ट, ये मोनू है, हर के पचड़े पे इनको टांग अड़ाना है, ठीक है, डन। हर के पचड़े पे इनको टांग अड़ाना। आप क्या देख रहे हो, आपने क्या देखा बेटा, आपने दो चीजें देखी। जो सोनू है वो किसी भी सेल के बीचों बीच से होकर नहीं गुजर रहा है, ठीक है। आपने क्या देखा कि एक जो ब्लैक एरोज है वो किसी भी सेल के बीचों बीच से नहीं होकर गुजर रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप सेल को क्रॉस कर रहे हो, उसके बीच से होकर नहीं गुजर रहे हो, ठीक है, और आप फिर जाइलम में अपना पानी जो है डिलीवर कर रहे हो, इट मीन्स टू से दैट बच्चों कि आप एपोप्लास्ट मैकेनिज्म शो कर रहे हो, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म, पानी का ट्रांसपोर्ट का शो कर रहे हो बच्चों, एपोप्लास्ट मैकेनिज्म, डन, एपोप्लास्ट मैकेनिज्म। अब आप मेरी बात को ध्यान समझना, ये जो पिंक एरो बना हुआ है, पिंक एरो क्या कहता है कि पानी जो है वो हमेशा, ब्लू कलर से पानी बनाती हूँ, पानी जो है ये जो है, आप कोई भी चीज सेल के बीचों बीच से होके गुजारो। अगर आप किसी भी चीज को से सेल के बीचों बीच से होके गुजारोगे तो आपको हिंड्रेंस मिलेगा। क्या मिलेगी, हिंड्रेंस, रुकावट मिलेगी, क्योंकि किसी के भी मैटर पे टांग अड़ाओगे तो आपको हिंड्रेंस जो है वो तो मिलनी ही है, ठीक है। सो ये वाला मैकेनिज्म कहलाता है बच्चों, कौन सा मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, सिम्प्लास्ट मैकेनिज्म, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान समझना। सो पानी के ट्रांसपोर्टेशन को हमें क्या करना है कि पानी को रूट से उठाना है और जाइलम को पहुंचाना है। अगर पानी को रूट से उठाना है और जाइलम में पहुंचाना है तो हमें दो पाथवे फॉलो करने पड़ेंगे, एक है सिम्प्लास्ट, एक है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट में सेल को क्रॉस करते हुए जाओगे पर सेल के बीच में से नहीं जाओगे। यहां पर आप सेल को क्रॉस करते हुए जाओगे, चाहे आप क्या कहूं मैं, चाहे आपको कितनी भी देरी क्यों ना हो जाए। अब मुझे बताओ कि कौन सी मैकेनिज्म जो है वो फास्ट है और कौन सी मैकेनिज्म जो है स्लो है। ऑब्वियसली एपोप्लास्ट जो मैकेनिज्म होता है ये कंपैरेटिवली फास्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, ये जल्दी पहुंचेगा अपनी मंजिल पे। जबकि सिम्प्लास्ट मैकेनिज्म जो होता है ये स्लो होता है, क्योंकि ये सेल के बीचों बीच से चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ये कहानी क्लियर हो गई, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। अभी हम डिटेल से भी पढ़ेंगे इस चीज को ना। अगर मुझे वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है तो मैं क्या चाहती हूँ, अगर मुझे सपोज दैट मैं एक रूट बनाती हूँ, देखो ये मेरा एक स्टेम है, ठीक है, ये मेरा रूट है, ध्यान से समझना बच्चों, है ना। ये स्टेम है और ये रूट है और ये महारानी मेरी एक लीफ है, ठीक है, दिस इज माई लीफ, डन। थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी लीफ बन गई बट लेट इट बी, ठीक है। अब ध्यान से समझना मैं जो बोल रही हूँ, यहाँ पर जो रूट, यहाँ पर क्या है, वाटर, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है मेरे बच्चों, क्या प्रेजेंट है बोलेंगे, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल। अब इस लीफ को पानी की भी जरूरत है, इस लीफ को मिनरल्स की भी जरूरत है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम रूट से क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम रूट से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स। क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं भैया मेरे, वाटर और मिनरल, ठीक है। जिसमें से पानी क्या है, मैंने आपको बताया था, पानी क्या होता है, पानी इज द पति, पानी क्या है, पति कैसे लिखते हैं यार, हाँ पति शायद सही लिखा मैंने, और मिनरल्स क्या है, पत्नी,
ठीक है। मिनरल होते हैं, शुगर होती है, बहुत सारी चीजें जो है सॉइल में होती है। मिनरल क्या है? पतनी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लास्ट क्लास में शायद मैंने ये लेक्चर पढ़ाया भी था और आपको सिखाया भी था और बताया भी था, ठीक है। हमें ये समझ गए आप लोग कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम क्यों कर रहे हैं? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रूट से पानी और मिनरल को खींच सके और ऊपर पहुंचा सके, ठीक है। अब हमें वाटर और मिनरल को अगर पहुंचाना है तो कौन कौन से मैकेनिज्म से आप पहुंचा सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या करना पड़ेगा? मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप करिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। कैसे करेंगे बताऊंगी, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी पिक्चर शुरू नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ ये है कि हीरो कौन है पिक्चर का, हीरोइन कौन है पिक्चर की, ठीक है, और विलन कौन है इस पिक्चर का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पर करने के बाद आपको एक मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप। अब आप आधे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो लाइए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन अपने मन पे लाइए, मैडम ये सैप का होता है? सैप होता है, ये मैंने आपको शायद पहले कभी बताया भी है, लास्ट लेक्चर में बताया, मिनरल प्लस वाटर इक्वल्स टू सैप, ठीक है। आप समझना, एसेंट ऑफ सैप काय को बोल रही मैं, वाई आई एम कॉलिंग इट एसेंट ऑफ सैप? देखो, रूट में मिनरल भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, किसी भी तरीके से उस मिनरल और वाटर को खींचना है और इस लीफ को पहुंचाना है। और क्योंकि हम ऊपर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एसेंट ऑफ सैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्ड का एसेंट मतलब ऊपर चढ़ाना, सैप क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहाँ पर हम लोग रूट से मिनरल और वाटर दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं ऊपर चढ़ाने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बात, ये कहानी क्लियर हो गई आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नाउ अब क्वेश्चन ये है कि ये मिनरल कैसे ऊपर चढ़ेगा और वाटर कैसे ऊपर चढ़ेगा? देखो, वैसे तो पानी और मिनरल जो है ये दोनों ही, मिनरल की बात करते हैं पहले अपन लोग। जो मिनरल होता है वो एक्टिवली और पैसिवली दोनों एब्जॉर्ब हो सकता है, मेरी बात समझना। मिनरल एक्टिवली और पैसिवली दोनों एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। पर कहीं कहीं पर ये बोलते हैं कि मिनरल सिर्फ और सिर्फ पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पर थोड़े बहुत मिनरल एक्टिवली भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो मिनरल कैन बी एब्जॉर्ब बाय द एक्टिवली और पैसिवली, ठीक है। एक्टिवली भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं और पैसिवली भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। एक्टिवली और पैसिवली क्यों बोला मैंने? अगर आपको मिनरल को पहुंचाने के लिए, ठीक है, अगर आपको मिनरल को पहुंचाने के लिए लीफ तक एटीपी खर्च करनी पड़ रही है तो ये क्या है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अगर आप यूं ही पहुंच रहे हो, कोई एटीपी नहीं खर्च कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड एज पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो सॉइल होती है, ठीक है, जो सॉइल होती है उसमें भर भर के मिनरल होते हैं। बेटा, लोगों से पूछो मिनरल कहाँ है सबसे ज्यादा, तो बोलोगे सॉइल से ही होता, सॉइल में ही होता है, ठीक है। अब सॉइल में हम मिनरल को दो मेथड से जो है एक्टिवली भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पैसिवली भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको ऊपर चढ़ाने के लिए एनर्जी खर्च कर रहे हो तो एक्टिवली, और अगर उसको ऐसे ही चढ़ा रहे हो बिना एनर्जी खर्च के, देन दिस इज कॉल्ड एज पैसिवली। अच्छा, पानी का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो मोस्टली पैसिव होता है, ठीक है। पानी के ट्रांसपोर्टेशन में आपको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, ठीक है। कैसे? मान लो सपोज दैट कि ये कोई मिनरल है, ठीक है। मैं इसको रब करती हूँ, ठीक है। आप समझना मेरी बात को क्या बोल रही हूँ मैं। ये आपकी रूट है, ठीक है, दिस इज योर रूट। अच्छी नहीं बन रही ना रूट, अच्छी बनाती हूँ। सपोज दैट दिस इज योर रूट, ये बनाई मैंने एक रूट, ठीक है, ऐसे ही बनाऊंगी रूट, ठीक है ना। ये एक रूट है मेरी, ठीक। समझते जाना बात को ध्यान से, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को सारी कहानी समझ में आएगी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। अब यहाँ पर मान लो 20 सोडियम, 20 नहीं मानते, 100 सोडियम आयन मान लेते हैं। यहाँ पर 100 सोडियम आयन है, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 10 ही सोडियम आयन है रूट के अंदर, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो है महाशय बैठे हुए हैं पानी, ठीक है। इसके चारों तरफ सॉइल में क्या बैठा हुआ है? वाटर। सॉइल में तो वाटर का भरमार ही होता है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, अंटिल आप कोई रेगिस्तान में नहीं बैठा हुआ आपका प्लांट। अब हमको यहाँ से यहाँ मिनरल को मूव करना है, डन। अब मिनरल जो है वो दोनों मेथड से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इट कैन ट्रांसपोर्ट एक्टिवली और इट कैन ट्रांसपोर्ट पैसिवली। एक्टिव और पैसिव दोनों मेथड से
ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हमने कुछ मिनरल जो है रूट को देना शुरू किया। आपको पता है पानी कैसे जाएगा, पानी अपने आप ही चला जाएगा, समझे। ये क्या होता है, ये वही कहानी। अच्छा मैं पत्नी और पति का मैकेनिज्म क्यों बताया, देखो वैसे पत्नी जो है वो पति का जीवन बर्बाद ही करती है, ठीक है। देखो लड़कियों के भी मैं ऐसा बोलती हूँ, पर ठीक है। वैसे पत्नी जो है पति का जीवन बर्बाद कर देती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, पत्नी का पोटेंशियल वही है कि वो पति का पोटेंशियल कितना कम कर दे। सो सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये मिनरल जा रहा है। अब पत्नी बोली मैं जा रही हूँ अपने मायके, आज के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, ठीक है। तो पति जो है 2 दिन तक तो बैठा रहेगा, उसके बाद बोलेगा बोर लग रहा है, कोई लड़ने वाला नहीं है घर पे, तो वो ऑटोमेटिकली मायके लेने पहुंच जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये कि पहले कौन जाता है, मिनरल, और उसको फॉलो करते हुए कौन आ जाता है, उसका पति मतलब वाटर। तो हमेशा वाटर जो होता है वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पर वो पूरा वाटर पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वैसे पूरा वाटर ही होता है, पर कैसे होता है वो भी बताती हूँ आपको मैं। और सोडियम, ये जो आपका क्या कहते हैं मिनरल्स होते हैं, ये एक्टिवली और पैसिवली दोनों ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक। अब यहां पर मैंने आपको क्या बोला, पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो पैसिवली ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से देखते जाना जो मैं बोल रही हूँ। ये जो रूट आप देख रहे हो ना, रूट में भी मेम्ब्रेन होगी भैया, रूट में भी तो मेम्ब्रेन होगी ना, है, रूट में भी तो मेम्ब्रेन होगी। अब इस रूट में भी क्या बने होते हैं, चैनल्स बने होते हैं। ध्यान से समझते जाना, फिर बोलोगे कि मैडम आपने समझाया नहीं हमको, है। ये देखो, ये रूट में भी ना चैनल्स बने होते हैं, चैनल्स, ओके, प्रोटॉन पंप एंड चैनल्स, ठीक है। ऐसा बना देती हूँ मैं, प्रोटॉन पंप को किसी और कलर से बना देती हूँ ऐसा, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखो, अब क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो रूट होती है, ये पानी जो है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो अपनी बीवी को फॉलो कर रहा है, थोड़ा बहुत पानी तो ऐसे ही जा सकता है। पर आपको जब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि यूं ही नहीं आ जाता कोई किसी के जीवन में, आपको एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा बच्चों। सो रूट में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, भाई सेल है कहीं भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मांगता। तो यहाँ पर क्या होते हैं, चैनल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, चैनल्स फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा है। और यहाँ पर होता है पंप, चैनल और पंप, ठीक है। अब चैनल और पंप के माध्यम से आप क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मिनरल्स। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल्स। इवन आप प्रोटॉन से भी क्या जो पंप्स होते हैं उनसे भी मिनरल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब जो बच्चा आज की क्लास में नया जुड़ा हुआ है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, जो मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ो, तो मैं उसमें समझ में आएगा कि थोड़ा बहुत पानी आप इधर से इधर पहुंचा सकते हो, पर पूरा पानी आप नहीं पहुंचा सकते। पानी को भी पहुंचाने के लिए आपको स्पेशल चैनल चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मिनरल को भी पहुंचाने के लिए आपको स्पेशल चैनल चाहिए है। बिना चैनल के, बिना रास्ते के आप नहीं पहुंचा सकते हो। क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सेल वॉल इतनी टफ होती है। वैसे सेल वॉल से आप पास कर सकते हो, पर सिलेक्टिविटी भी तो कोई चीज है। अब मुझे इसी से शादी करनी है तो मैं इसी से शादी करूंगी, मेरा जो चैनल है वो इसी को पास करने के लिए बना है, तो मैं यही ट्रांसपोर्ट करूंगी। तो ये जो रूट की जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें रूट की जो सेल्स है उनकी जो मेम्ब्रेन है उसमें भी चैनल प्रेजेंट होते हैं। तो सोडियम वाला चैनल सोडियम ही ट्रांसपोर्ट करेगा, पोटेशियम वाला चैनल जो है, सपोज दैट ये पोटेशियम वाला चैनल है तो ये पोटेशियम को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ये सोडियम वाला चैनल है तो ये सोडियम को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और तो सही तो कोई और सही, ठीक है। ये ऐसा वाला कहानी नहीं है, सोडियम वाला तो यही मांगता, पोटेशियम वाला तो यही मांगता। समझ में आ गई बात। वैसे ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी चैनल होते हैं। यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर चैनल होते हैं। अगर वाटर का चैनल है तो वो वाटर को पास करेगा। ऐसे ही मैंने भी आपको क्या बताया कि मिनरल जो है, अच्छा चैनल से अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती है तो वो कैसी होती है, पैसिव, ठीक है। इसको आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। किसी को नहीं पता तो वो लेक्चर लगाएगा। पर अगर आप पंप के थ्रू कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इसको आप कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और मिनरल्स को आप पंप्स के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मिनरल कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय और एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव और पैसिवली, बट वाटर हमेशा पैसिवली ही एब्जॉर्ब होगा। मिनरल पहले जाएगा और पीछे पीछे वाटर जाएगा। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस कि रूट में पहले मिनरल जाता है, उसके बाद वाटर जाता है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेक्चर। मैंने अभी आपको क्या बताया कि मिनरल्स को हम लोग एक्टिवली और पैसिवली दोनों एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं पैसिवली कैसे एब्जॉर्ब होंगे, पैसिवली वो एब्जॉर्ब होंगे चैनल्स के थ्रू। कैसे एब्जॉर्ब होंगे भैया मेरे, चैनल्स के थ्रू,
ठीक है, और एक्टिवली वो कैसे एब्जॉर्ब होंगे, एक्टिवली वो एब्जॉर्ब होंगे वो पंप के थ्रू। अगर वो पंप के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उन्हें क्या खर्च करनी पड़ेगी मेरे बच्चों, ATP। डन। अब आपको एक कहानी समझाती हूँ जो कि बहुत बेहतरीन है, देखो ध्यान से। चलो फिर से बनाती हूँ। देखो, मैं एक रूट बना रही हूँ, सपोज दैट ये मेरी एक बेहतरीन रूट है, ठीक है। रूट के अंदर एक जाइलम का ट्यूब बना लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से एक जाइलम का ट्यूब है जिसे मुझे वाटर और मिनरल देने हैं, ठीक है। सो दिस इज द जाइलम, दिस इज द रूट। नाउ अब समझना मेरी बात को। अब आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा, या ये एक्चुअली ये मेरे घर की खुद की शिकायत है कि मेरी मदर जो है उनने बहुत सारे प्लांट लगाए, ठीक है। उसके बाद उनने बोला कि अब हम जा रहे हैं, इसको बढ़िया पानी देते रहना। मैंने क्या किया कि उसको 10 दिन तक बहुत पानी दिया, बहुत पानी दिया। 11वें दिन से वो सूखना शुरू हो गया, सूख सूख के सारे प्लांट मर गए। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। बाद में मैंने क्या कंक्लूजन निकाला वो आप समझिएगा, ध्यान से समझना। सॉइल क्या होता है, सॉइल इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन। बच्चों किस कलर की सॉइल बनाऊं, ब्राउन कलर, ओके। सो ये है सॉइल, ध्यान से समझते जाइएगा क्या बोल रही हूं मैं। सॉइल एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। मैडम आप सॉइल को एक डाइल्यूट सोल्यूशन क्यों कह रही हैं, सॉइल एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा। देखो ध्यान से समझना क्या बोल रही हूं मैं। इस रूट में मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। ध्यान समझना क्या है। एक कैरेट ली हमने, आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ इतने एरिया की बात करूं जितने बोर्ड में है, जितने बोर्ड के एरिया है, तो इस एरिया में रूट के अंदर ज्यादा मिनरल्स है एज कंपेयर टू द सॉइल। सॉइल इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन बच्चों। अब देखो मेरी बात समझना, इस दुनिया में कितना पानी है वो मुझे पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि मेरे शरीर के अंदर कितना पानी है, ठीक है। अब मुझे एक तालाब के अंदर डुबो दिया जाए, अगर मुझे एक तालाब के अंदर डुबो दिया जाए तो मुझे अब आप ये बताइए कि सिर्फ इतने एरिया में कंसिडर करिएगा, ध्यान समझिए। मेरे शरीर में 2 किलो मिनरल घुसा हुआ है, सपोज दैट मैं रूट हूँ और मेरे शरीर के अंदर 2 किलो मिनरल घुसा हुआ है। मुझे एक वाटर टैंक में घुसा दिया गया, तो किसके अंदर मिनरल ज्यादा होगा, वाटर टैंक के अंदर कि मेरे शरीर के अंदर बच्चों, ऑब्वियसली मेरे शरीर के अंदर। सॉइल को हम एक डाइल्यूट सोल्यूशन क्यों कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल बात तय है कि पौधों की जड़ों में ज्यादा मिनरल होता है। मेरी बात समझो, बात को क्या बोल रही हूं मैं, कि जो पौधों की जड़ें होती हैं उसमें मिनरल क्या होता है मेरे बच्चों, ज्यादा। पर ज्यादा है, पर मैडम वैसे तो ये कैसे हो सकता है, सॉइल में ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, पर सॉइल का वॉल्यूम भी तो बहुत ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा है तो इतना मिनरल है, वॉल्यूम कम है तो इतना मिनरल है। प्रोपोर्शन में अगर देखोगे कि इतने एरिया में ज्यादा मिनरल है कि यहाँ पर, तो आप बोलोगे यहाँ पे ज्यादा मिनरल है। इसीलिए मैं ये कहूँ कि एक कैरेट है, सपोज दैट कि मैंने एक कैरेट लगाई, तो मैं पूछूं कि जिस सॉइल में कैरेट लगी थी, तो कैरेट में ज्यादा सॉइल है कि उस जगह की सॉइल पे ज्यादा मिनरल्स है, कैरेट में ज्यादा मिनरल है या उस जगह की सॉइल में ज्यादा मिनरल है। तो आपको बताऊं मैं, उस गाजर में, उस मूली में ज्यादा मिनरल होते हैं, समझे। जितने एरिया में वो लगी है क्या उसमें ज्यादा मिनरल थे, नहीं। सॉइल इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन, उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं, 60 से ज्यादा टाइप के मिनरल होते हैं, पर क्योंकि सॉइल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसलिए उसके में प्रेजेंट होने वाले मिनरल्स का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए सॉइल एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, ठीक। अब क्या हुआ, इस सॉइल डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है बच्चों, भयंकर वाले मिनरल्स, भयंकर वाले मिनरल्स, ठीक है। ओके, ये प्रेजेंट है भैया मिनरल, ठीक है। अब हमने ये देखा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मिनरल। देयर आर 60 टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। पर क्या सारे मिनरल्स की जरूरत रूट को होती है, नहीं। तो हमें सिर्फ वही मिनरल की बात करनी है जिसकी जरूरत है प्लांट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों मेरे, चैनल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स, ठीक है। ओके, जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं पानी और किसको, मिनरल्स को, ठीक है। जो कि ट्रांसपोर्ट कराते हैं पानी और मिनरल्स को, बिल्कुल ध्यान से समझना। पानी को ट्रांसपोर्ट करना है तो पानी का चैनल चाहिए, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है तो मिनरल का चैनल चाहिए, ठीक है। 60 टाइप के मिनरल में हर सारे 60 टाइप के प्लांट को जरूरत नहीं है, प्लांट को सिर्फ थोड़े बहुत जरूरत है। तो जो सा चैनल प्रेजेंट होगा सिर्फ वही मिनरल एब्जॉर्ब होगा,
जो भी चैनल प्रेजेंट होगा सिर्फ वही मिनरल एब्जॉर्ब होगा, ओनली दैट मिनरल विल एब्जॉर्ब, ओनली दैट मिनरल विल एब्जॉर्ब। ठीक है, क्या बोला मैंने, अब ध्यान से समझना क्या बोल रही हूं मैं, क्या बोला मैंने। आपके सॉइल में 60 टाइप के मिनरल हैं, पर जो भी चैनल प्रेजेंट होगा सिर्फ वही मिनरल एब्जॉर्ब होगा, और इसमें वही चैनल प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट को चाहिए होता है, जो मिनरल वही वाला चैनल प्रेजेंट होता है। अगर आप ज़्यादा चैनल बढ़ा दोगे तो उतने ज़्यादा मिनरल एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। अगर चैनल कम होने लगेंगे, अगर सारे चैनल यूज़ हो गए, पढ़ा है ना आप लोगों ने कि सारे चैनल यूज़ हो गए तो चैनल बचा नहीं, तो आप ज़्यादा मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैंने आपको अभी क्या बताया कि मिनरल एक्टिवली और पैसिवली दोनों एब्जॉर्ब हो सकते हैं, पर मोस्टली वो कैसे होते हैं, एक्टिवली। ठीक है, मोस्टली वो कैसे होते हैं, एक्टिवली। ठीक है, अगर आप एक्टिवली क्या कर रहे हो, अगर आप एक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहे हो तो यू नीड टू स्पेंड द एटीपी, आपको क्या स्पेंड करनी पड़ेगी, एटीपी। ठीक है, अब समझना कई बार वाटर लॉगिंग की बात कर रहे हैं अब हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, वाटर लॉगिंग। देखो वाटर लॉगिंग में आपने देखा होगा कि पानी देते जा रहे हैं प्लांट को, देते जा रहे, फिर भी प्लांट मर गया। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि इतना पानी दिया मैंने कमबख्त को फिर भी मर गया? कारण ये है कि जब आप वाटर बहुत ज्यादा दे दोगे, ठीक है, वाटर क्या दे दोगे, बहुत ज्यादा वाटर इंक्रीज कर दोगे रूट के अराउंड। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक रूट बना देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस रूट के अराउंड बहुत सारा पानी बना दूं, ये पानी बहुत सारा पानी बना दिया, वाटर ही वाटर भर दिया है, ठीक है, अब क्या होगा मुझे बताओ, अगर मैं वाटर ही वाटर भर दूंगी, बहुत सारा वाटर भर दूंगी, ध्यान से देखना, अगर मैं बहुत सारा वाटर भर दूंगी तो क्या होगा मुझे बताओ, अगर मैं बहुत सारा वाटर भर दूंगी तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बनेगी। मेरी बात समझे आप, वाटर लॉगिंग इज व्हाट, कि अगर आपके प्लांट के चारों तरफ वाटर आप बहुत ज्यादा भर दोगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि प्लांट में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होगी, आपका पानी जो है भर जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन बाहर नहीं निकली तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगी, और अगर एटीपी नहीं बनेगी तो मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा बच्चों, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। अगर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा तो पौधों की ग्रोथ के लिए मिनरल नहीं मिलेगा और पत्तियां सूख सूख कर मुरझा जाएंगी। मेरी बात आपने समझा क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान समझो। अगर आप चारों तरफ बहुत ज्यादा पानी भर दोगे, समझो, हमेशा रूट में जो सॉइल होती है, सॉइल के थ्रू हम गैसियस डिफ्यूजन करते हैं, सॉइल के थ्रू हम गैसियस डिफ्यूजन करते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर मैं सॉइल के थ्रू गैसियस डिफ्यूजन कर रही हूँ और अगर मैंने वहां पर पानी भर दिया तो गैसियस डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। अगर गैसियस डिफ्यूजन बंद हो गया, समझो बात को, अगर गैसियस डिफ्यूजन बंद हो गया तो रेस्पिरेशन भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगर रेस्पिरेशन बंद हो गया तो प्लांट को एटीपी नहीं मिलेगी, और आपको पता है कि मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली कैसा होता है, एक्टिवली। अगर आपको मिनरल को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना है तो यू हैव टू स्पेंड द एटीपी, पर अगर आपका जो प्लांट है वो पानी में डूबा हुआ है तो एटीपी बनी नहीं रही है, क्योंकि रेस्पिरेशन ही नहीं हो रहा है। जैसे अगर तुमको बोले जाओ पानी में डुबा दे तुमको, तो क्या तुम्हारा गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो गैसेस एक्सचेंज ना होने के वजह से आप मर जाते हैं। यहां पर भी वही कहानी है, अगर आपने अपने प्लांट को पानी में डुबा दिया तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। अगर गैसेस एक्सचेंज ही नहीं होगा तो भैया क्या होगा मुझे बताओ, यहां पर ऑक्सीजन, CO2 इन सब का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा तो एटीपी नहीं बनेगी। अगर एटीपी नहीं बनी तो मिनरल कैसे मूव करेगा, तुम लोग समझे क्या बोला मैंने, अगर आपका मिनरल मूव नहीं करेगा तो एटीपी, अगर मिनरल नहीं मूव करेगा तो खाना ही नहीं मिल रहा है ना,
अगर मिनरल नहीं मूव करेगा तो पानी में होने के बावजूद, सनलाइट होने के बावजूद आप सूख सूख कर मरोगे। दिस इज कॉल्ड एज वाटर लॉगिंग। दिस इज कॉल्ड एज बच्चों वाटर लॉगिंग। डन? ये कहानी सबको क्लियर हो गई ना? अब मैं आपको बताती हूँ, तो हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O कैसे कर सकते हैं। हम एब्जॉर्ब करो, फिर पानी को ऊपर चढ़ाओ, ट्रांसपिरेशन करो। ठीक है, 3 मेथड होते हैं, तीन तरीके से हम लीफ तक पहुंचाते हैं। पहले एब्जॉर्ब करो, उसके बाद अपवर्ड पहुंचाओ, अपवर्ड करने के बाद ट्रांसपिरेशन कर दो। ठीक है, तो तीन मूवमेंट मैं आपको बता रही हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो पानी को रूट हेयर से एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम में चढ़ा दो, जाइलम में चढ़ाने के बाद आप उसे ऊपर चढ़ाओ और उसके बाद लीफ में एक्स्ट्रा है तो बाहर निकाल दो। ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग इसकी। चलो, मास फ्लो। सो मास फ्लो और बल्क फ्लो में क्या है, मतलब मास फ्लो बल्क फ्लो हाइपोथेसिस आपके एनसीईआरटी बताती है। मास फ्लो को अगर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो आप मास फ्लो बल्क फ्लो हाइपोथेसिस फॉलो करते हैं। मास फ्लो बल्क फ्लो क्या है? कुछ नहीं है, ये बहती हुई नदी है जिससे आप चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते जाते, चाहे वो उसमें घुली हो या ना घुली हो। ठीक है, ओके, ये पढ़ा था क्या मैंने? बस ये होना चाहिए कि आप हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर भेज रहे हैं। इट मे बी नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक मंगवाई मैंने तो स्ट्रॉ से खींच रही हूँ तो ये कैसा है? नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, पर अगर मैं स्प्रिंकलर से पानी निकाल रही हूँ तो इट इज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक। अगर मैं गार्डन हॉर्स जो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, उसका इमेज भी लिखा रखा है। सो मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बल्क। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप मिनरल भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पानी भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आयंस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ आप एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर, मतलब जहां से बन रहा है और जहां यूज होना है वहां तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, ओके, मास फ्लो इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस वेदर इन अ सोल्यूशन और इन अ सस्पेंशन आर स्वेप्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ठीक है, तो आप चाहे देखो, ध्यान से समझना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन ऑल्सो। ध्यान से समझना, लीफ बनाती है भोजन। ठीक है, अब भोजन की जरूरत हमें रूट को भी है। ठीक है, ये रेड भोजन है। ठीक है, जो है तो भोजन की जरूरत रूट को भी है। तो सोर्स ने खाना बनाया और सिंक ने खाना यूज किया। ऐसे ही रूट बनाती है क्या भैया? पानी। रूट एब्जॉर्ब करती पानी और मिनरल। तो हम इसको कहाँ पहुंचाते हैं? ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया सोर्स और वो हो गया सिंक। तो यहाँ से आप पानी को भेजते हो। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये कहानी आपको सबको क्लियर हो गई। नाउ बल्क फ्लो इज अकम्प्लिश्ड ईदर थ्रू द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। एग्जांपल गार्डन हॉर्स, देखो ये पढ़ा है, दिस इज द गार्डन हॉर्स। ठीक है, दिस इज द गार्डन हॉर्स। तो किसी भी मिनरल, पानी, खाना, कुछ भी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप 2 प्रेशर लगा सकते हो, या तो धक्का देने वाला प्रेशर या तो खींचने वाला प्रेशर। मेरी बात समझो, पूरी कहानी जो मैं अभी तक समझा रही हूँ ये आपको जो है बहुत ज्यादा कंसेप्ट बिल्डअप करने में काम आएगी। ठीक है, मैंने आपको मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, एक्टिवली, मोस्टली, पैसिवली भी हो सकता है, किसके थ्रू हुआ? चैनल्स के थ्रू हुआ। वाटर कैसे हुआ? पैसिवली हुआ। पहले मिनरल होता है, फिर पानी होता है। पानी हमेशा पैसिवली होता है। फिर मैंने आपको बताया 2 पाथवे हम फॉलो करते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट के बारे में भी डिटेल से भी पढ़ेंगे। फिर मैंने अभी आपको वाटर लॉगिंग बताया। फिर मैंने आपको बताया अगर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या क्या फॉलो करोगे? पहले पानी एब्जॉर्ब करोगे, फिर ऊपर चढ़ाओगे, एक्स्ट्रा है तो ट्रांसपिरेशन से लॉस करोगे। ठीक है, ये कहानी अभी तक सबको क्लियर हो गई। अब मैंने फिर आपको बताया था अगर आप किसी भी चीज को ऐसे बल्क में मूव करना चाहते हो तो यू हैव टू, अगर आपको 2 टाइप के प्रेशर लगाने पड़ेंगे। एक लगाना पड़ेगा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक लगाना पड़ेगा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर आप किसी चीज को धक्का मार रहे हो, जैसे कि मान लो अगर आप किसी चीज को धक्का मार रहे हो देन दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो, जैसे अगर आप जूस पीते हो स्ट्रॉ से, तो दिस इज द नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आप ग्रेविटी के अगेंस्ट खींच रहे हो, तो अगर लीफ नीचे से पानी खींचती है तो इट इज अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो बल्क फ्लो, मास फ्लो इज अकम्प्लिश्ड ईदर थ्रू द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक, दोनों एक ही चीज है, बल्क फ्लो, मास फ्लो। ठीक है, ईदर थ्रू द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एग्जांपल गार्डन हॉर्स, और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ। बताया मैंने आपको भी ना। अब बल्क फ्लो हम करेंगे कैसे? ठीक है, बेसिकली हमको कौन कौन से एलिमेंट चाहिए बल्क फ्लो के लिए, ये भी बहुत जानना जरूरी है। अगर मैं बोल रही हूँ किसी भी चीज़ को मुझे ट्रांसपोर्ट करना है, बहुत लंबा ट्रैवल करवाना है, तो भैया ऐसी थोड़ी ट्रैवल करवा लोगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सामने एक गमला रखा हुआ है और मेरे पास वहाँ पे नल लगा हुआ है।
अब वहाँ पे नल लगा हुआ है, वहाँ पे गमला रखा हुआ है, तो मैं बाल्टी लेके थक जाऊंगी, तो मेरे को चाहती हूँ कि वो गमले में पानी पहुँचा दूँ, तो मुझे एक पाइप तो लगानी ही पड़ेगी। बिना पाइप के, बिना किसी वेसल के हम पानी ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाएंगे। ऐसे ही मेरे हार्ट से, मेरे बोन मैरो में ब्लड बनता है, पर बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड हर जगह होता है। तो भैया तुम्हारे बॉडी में आर्टरी, वेन और वेसल्स हैं कि नहीं है, आपके आर्टरी, वेन और कैपिलरीज हैं कि नहीं है, तो वैसे ही जहां पर फूड, मिनरल और ये सारी चीजें बन रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें भी कुछ वेसल्स की जरूरत होती है। द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू इन द प्लांट्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ओके। तो अगर आपको किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो आपको जाइलम एंड फ्लोएम को लाना है। जो नहीं लाओगे इसको, ठीक है, तो फिर ट्रांसपोर्ट करोगे किसको, ये क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट है करवाना तो जाइलम एंड फ्लोएम है लाना। अगर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं लाओगे तो ट्रांसपोर्ट करोगे किसको, ठीक है। Xylem is associated with the translocation of mainly water, mineral, salt and some organic nitrogen and hormones। ठीक है, तो जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट कराता है मेरे लल्ला, वाटर, मिनरल, सॉल्ट, सम नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे अमाइनो एसिड। यहाँ पे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मतलब अमाइनो एसिड बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया है, पढ़ा तो मैं तुम्हें सब चुकी हूँ, बस तुम ध्यान ही नहीं देते, है ना। और सम हेरोपन, इट ट्रांसलोकेट मटेरियल फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ की ओर ट्रांसपोर्ट करता है, रूट ने पानी खींचा फ्रॉम द एरियल पार्ट। एरियल पार्ट जो हवा में झूलता रहता है, पंछी बनू उड़ के फिरू मस्त गगन में। ठीक है, तो जो आपको लीफ आकाश में दिखती है वो एरियल पार्ट है, जो जमीन के नीचे है वो आपको नहीं दिखता। तो रूट से आप एब्जॉर्ब कर रहे हो और एरियल पार्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। फ्लोएम, it translocate various organic and inorganic solutes mainly from the leaves to the other part of the plant। देखो भैया मेरी बात सुनेंगे। लीफ बनाती है खाना बाय द फोटोसिंथेसिस, डन डन डन। ठीक है, लीव्स क्या बनाती है, खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस से। अब ऐसा नहीं है कि घर के किचन पे खाना बन रहा है तो तुम नहीं खाओगे, तुम भी खाएगा, तुम्हारे भाई बहन भी खाएगा, तुम्हारे घर में हर कोई खाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बना कोई और रहा है पर खा तो सब रहे हैं। तो खाने के लिए आपको पाइप का खाना देने के लिए, जैसे आप थाली में खाते हो, वैसे ही प्लांट्स की हर पार्ट को देने के लिए आपको कुछ टिश्यूज चाहिए जिनका नाम होता है फ्लोएम। डन डन डन। तो वाटर, मिनरल, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम। डन। नाउ अब थोड़ा सा आपको और समझाती हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप पानी ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, मेरी बात ध्यान से समझो बच्चों, अगर आप पानी को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो मेरे बच्चों, तो आपको दो पाथवे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। यहाँ पर कुछ और चीजें समझाती हूँ, हालांकि मैंने एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट का बेसिक फंडामेंटल बता दिया है कि वो कैसे ऑपरेट होते हैं। ठीक है, चलो देखो, ये मेरी एक सेल है, ये मेरी एक सेल है, ये मेरी दूसरी सेल है। ठीक है, देखो, इसको पढ़ाने से पहले कुछ और चीजें बता देती हूँ। देखो, जब अब तुम अपनी एनसीईआरटी के एक लाइन रीड करोगे ना, तो तुम हर एक चीज का मतलब समझ पाओगे। मैंने तुम्हारे पूरे कंसेप्ट बता दिए हैं कि कहानी कैसी हो रही है। ठीक है, क्या क्या बताया फिर से समझो। क्या क्या शुरू किया हमने अभी, क्योंकि मेरे को बहुत लंबा लेके जाना है इसको। क्या क्या शुरू किया हमने, शुरू किया कि हमें वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है। बिल्कुल समझो, सुनो, अभी तक की कहानी क्या हुई है। हमें अगर वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, मिनरल ट्रांसपोर्ट करना है, खाना ट्रांसपोर्ट करना है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं काम बनेगा, हमको कुछ स्पेशल मैकेनिज्म फॉलो करने पड़ेंगे। डन। क्योंकि अगर मुझे रूट से लीफ और लीफ से रूट कोई चीज़ पहुंचाना है तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं डिफ्यूजन फॉलो करूंगा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉलो करूंगा ना। अब उसके बाद ध्यान से समझना, उसके बाद मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके एनसीईआरटी कहती है कि आप दो मैकेनिज्म फॉलो, एक प्रोसेस फॉलो करते, दो मैकेनिज्म नहीं, एक प्रोसेस फॉलो करते, विच इज कॉल्ड एज बल्क फ्लो मास फ्लो। ठीक है, बल्क फ्लो मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जैसे रिवर बहती है तो पानी के साथ बहुत सारी चीजें जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, वैसे ही आपके प्लांट में जब पानी जाएगा तो उसके थ्रू मिनरल और फूड, ये सारी चीजें भी ट्रांसपोर्ट होंगी। ठीक है, उसमें वो घुली हो नहीं घुली हो इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर कौन कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे दो प्रकार के टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम पानी, मिनरल आयंस, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है,
और जो फ्लोएम होता है वो फूड को, फूड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कुछ भी है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम लीफ टू रूट एंड जाइलम दैट रूट टू लीफ, ठीक है। नाउ अगर आपको किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो दो प्रेशर लगेंगे, ईदर इट इज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वाई आई एम कॉलिंग इट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेरे बच्चों, क्योंकि मैं वाटर की बात कर रही हूँ, मैं कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट पानी के थ्रू कर रही हूँ, ठीक है। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर आप किसी भी चीज को खींच रहे हो, इफ यू आर ड्रिंकिंग योर कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम योर स्ट्रॉ, दिस इज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर आप किसी चीज को पुश कर रहे हो, ठीक है, धक्का मार मार के दे रहे हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। डन। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको वाटर का करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले पानी खींचना पड़ेगा, फिर एसेंट ऑफ सैप, सैप मतलब मिनरल प्लस वाटर को खींचना पड़ेगा, कैसे खींचेंगे वो बताऊंगी मैं, और फिर अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो ट्रांसपिरेशन से लॉस कर दीजिए। पर अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो आप पानी खींच नहीं पाएंगे, कैसे ट्रांसपिरेशन से पानी खींचेंगे वो बात करूंगे। फिर मैंने आपको वाटर लॉगिंग के बारे में बताया, ठीक है, मैंने आपको बताया वाटर लॉगिंग के पहले कि मिनरल और वाटर कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर मोस्टली पैसिवली होता है, पर मिनरल एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं, मोस्टली एक्टिव होता है। ऐसे ही कोई कहीं भी नहीं चल जाता, उसके लिए चैनल्स होने चाहिए। रूट की मेम्ब्रेन जो होती है उस पर चैनल्स होते हैं, ठीक है। वाटर का चैनल वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, आयंस का चैनल एनल्स ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि वाटर लॉगिंग में क्या कहानी होती है। देन फिर मैंने आपको बताया कि दो पाथवे हम फॉलो करेंगे, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है, एपोप्लास्ट फास्ट, सिम्प्लास्ट स्लो। इतनी कहानी जो मुझे थी समझानी अभी तक मैंने आपको क्लियर की। अब मैं शुरू कर रही हूं एपोप्लास्ट पाथवे। देखिए, एपोप्लास्ट पाथवे में जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो डेड एलिमेंट्स के थ्रू होता है, ठीक है, ध्यान समझना। क्या बोला मैंने, वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है एपोप्लास्ट पाथवे में, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डेड एलिमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट डेड एलिमेंट्स के थ्रू होता है। डन। वाटर ट्रांसपोर्ट डेड एलिमेंट्स के थ्रू। ये क्या बोल दिया मैडम आपने, डेड एलिमेंट्स के थ्रू होता है। ध्यान से देखो, ये क्या है आपकी सेल वॉल, ठीक है, दिस इज द सेल एंड दिस इज द सेल वॉल, ठीक है। इसकी भी ऐसी सेल वॉल होगी, अरे यार, इसकी भी ऐसी सेल वॉल होगी, बना दूं सेल वॉल, थोड़ा चिपका के बनाना चाहिए मुझे, पर ठीक है। इसकी भी ऐसी ही सेल वॉल होगी। डन, ठीक है। अब पानी कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल कैसा होता है, डेड। सेल वॉल कैसा होता है भैया, डेड। डन। तो वाटर कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। आप सेल को क्रॉस नहीं कर रहे, ठीक। सिम्प्लास्ट में कैसा होता है, सिम्प्लास्ट में जो सेल होती है, देखो ये एक सेल है, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, ठीक है, ओके। ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। डन। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, लेबल करूं मैं, ये है सेल वॉल, ठीक है, एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आपको वाटर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अगर आपको पानी को ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको पानी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कहानी क्लियर हो गई आपको, क्या बोला मैंने, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये तो सब बस मैंने अभी आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया। अगर आप किसी नॉन लिविंग एलिमेंट से पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आप कौन सा पाथवे फॉलो करोगे, एपोप्लास्ट। सेल से सेल मेम्ब्रेन के होते हुए ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है, ध्यान समझना। जाइलम में, जाइलम क्या होती है, वेसल, जाइलम, ठीक है। जाइलम की जो मोस्टली सेल होती है ना वो डेड होती है, ठीक है, डेड होती है। तो जाइलम के थ्रू भी जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का वो भी एपोप्लास्ट ही होता है। कैसा होता है, एपोप्लास्ट, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि एपोप्लास्ट प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फेवरेट पाथवे कौन सा है, वो फेवरेट पाथवे है एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट भी है पर फेवरेट कौन सा, एपोप्लास्ट। मोस्ट ऑफ द वाटर जो पानी जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एपोप्लास्ट पाथवे से ही होता है।
मेरी बात समझे क्या बोला मैंने, दो पाथवे एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहे हो तो सिम्प्लास्ट, और किनारे किनारे वॉल को छू छू के हो रहे हो, वॉल तो डेड होती है, तो आप कह रहे हो एपोप्लास्ट। मोस्ट ऑफ द वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एपोप्लास्ट पाथवे से ही होता है। और अगर मैं बात करूं वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बच्चों, तो फेवरेट पाथवे मेरा एपोप्लास्ट है। वैसे भी मेरे क्लास में भी जो बच्चा शॉर्ट पाथवे फॉलो करेगा और जल्दी नीट अचीव करेगा वही मेरा फेवरेट होगा ना। अब जो जबरदस्ती की बसड़ मचाएगा, जबरदस्ती की चीजें पढ़ेगा और फिर नीट नहीं क्रैक होगा, वो मेरा फेवरेट कैसे होगा। तो अगर मुझे वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो मैं लंबे की जगह जो शॉर्ट पाथवे लेकर जल्दी पहुंच रहा है मंजिल पे, मैं उसी को फॉलो करूंगी, इतनी कहानी उसी को पसंद करूंगी। इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई कि नहीं? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि ये कैसे चले जाएगा, डेड एलिमेंट्स के थ्रू जाएगा और ये हमेशा लिविंग पार्ट से H2O को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, लिविंग पार्ट से ही H2O ट्रांसपोर्ट होता है इनमें। ठीक है, ओके, डन डन डन। ठीक है, नाउ उसके बाद एपोप्लास्ट में मैंने आपको क्या बताया कि या तो आप थ्रू द सेल जा रहे हो, ठीक है, या तो आप किसी डेड एलिमेंट के पार्ट में जा रहे हो, तो आप हमेशा डेड पार्ट को ही क्रॉस करोगे थ्रू द सेल और सेल वॉल के थ्रू। ठीक है, मतलब आप डेड पार्ट के ही पास होगे। जैसे अगर मान लो कि जाइलम से हम वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ये एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट नहीं है। लिविंग सेल को अगर क्रॉस कर रहे हो तो देन दिस इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। ठीक है, तो अच्छा, ये हो गया एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। अभी डिटेल से इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वाटर लॉगिंग में मैंने आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बतानी थी। अगर पानी लॉग हो जाए, पानी भर जाएगा, तो जो बाहर से ऑक्सीजन वो लेता है ना रेस्पिरेशन के लिए, वो नहीं आ पाएगी क्योंकि पानी भरा हुआ है। तो मैडम वही ऑक्सीजन क्यों नहीं यूज़ कर लेते? फिर नहीं तो फिर फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन की तो छोड़ो, अभी तो वो बात अलग है, वो तो लीव्स में होता है, रूट की बात कर रहे हैं। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा बच्चों तो ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगी, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगी। तो हम ऑक्सीजन ना तो बाहर जा पा रही है ना तो ऑक्सीजन अंदर आ पा रही, तो लॉगिंग हो रही है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, तो एटीपी नहीं बन पा रहा। ये कहानी सबको क्लियर हो गई? चलो, now let's start with the apoplast pathway. In this pathway, water passes from the root hairs to the xylem through the walls of intervening cells without crossing any membrane or cytoplasm. ठीक है, क्या बोल रहे हो इसमें आप इसमें बोल रहे हो कि इस पाथवे में जो पानी होता है वो रूट हेयर से, रूट हेयर वी हैव मिलियंस ऑफ सिलेंडर लाइक पतले पतले पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूट हेयर। What is the function of root hair? रूट हेयर का एक ही फंक्शन होता है कि मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करो। ठीक है, रूट हेयर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उसके बाद रूट हेयर जो है ये जो है पानी को एब्जॉर्ब करके अंदर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, अब अंदर की ओर लेके जाएंगे तो कौन कौन सी सेल्स को वो पार करेंगे वो अब आपको देखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक अलग स्ट्रक्चर बताती हूँ, तो आपको क्या करना है, कोई साइटोप्लाज्म क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ सेल से सेल को क्रॉस करना है। ठीक है, आपको कोई साइटोप्लाज्म क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ सेल से सेल। ठीक है, अब क्या होगा, अगर बीच में कोई रुकावट है ही नहीं तो कोई हिंड्रेंस नहीं मिलेगा, कोई दुश्मन नहीं आएगा उसका, तो आसानी से वाटर को ट्रांसपोर्ट करता जाएगा, ट्रांसपोर्ट करता जाएगा, ट्रांसपोर्ट करता जाएगा। जैसे मान लो मुझे अगर तलवार चलानी है, तलवार आप लोग वीडियो गेम खेलते हो ना, तो वीडियो गेम खेलते हो तो जब उसमें गोली मार दो धन 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 धन, ठीक है, तो कोई तलवार चलाते हो धन धन धन, तो अगर बीच में कोई नहीं आया तो आपकी तलवार यूं यूं चलती रहती। पर अगर बीच में आपका कोई दुश्मन आ गया तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा, तो आपका जो पेस होगा, जो आपकी स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगी बच्चों, लेस हो जाएगी। ठीक है, तो एपोप्लास्ट पाथवे में ना कोई रुकावट नहीं होती, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो पानी आसानी से सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट करता जाता है। ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पानी ट्रांसपोर्ट करता जाएगा। जैसे अगर आप देखें ये रेड वन, देखिए ये रेड वन किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म को क्रॉस नहीं कर रहा और डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया। ठीक है, चलिए उसके बाद however it is the interrupted by the presence of impermeable Casparian strip in the wall of endodermal cell because they are made up of mixture of wax like suberin। अच्छा, ये कहानी अभी मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट डायग्राम मैंने जो लगा रखा है, ये नहीं, रुको मैं बताती हूँ कौन सा, रुको यहाँ पे शायद लगा रखा है, ये भी नहीं, कहाँ है यार, रुक जाओ बताती हूँ। ठीक, देखो अब मैं थोड़ा सा रूट का आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। देखो सबसे पहले क्या देखो कि रूट हेयर ने ये चारों तरफ यहाँ वाटर मॉलिक्यूल था, रूट हेयर ने पानी को एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर ने पानी को क्या किया मेरे बच्चों, एब्जॉर्ब किया। ठीक है,
उसके बाद कौन सी सेल आई बताइए, एपिडर्मिस। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आया आपका एंडोडर्मिस, ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद क्या आया आपका एंडोडर्मिस। सो कौन कौन सी सेल रूट में इन्वॉल्व होती हैं ये ध्यान देखिए। रूट में जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व होती है, जैसे रूट हेयर के बाद आता है एपिडर्मिस, ये सारी एपिडर्मल सेल्स होती हैं। फिर एपिडर्मिस के नीचे होती हैं कॉर्टिकल सेल के नीचे होता है एंडोडर्मिस। क्या होता है, एंडोडर्मिस, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में पहली जो लेयर ऑफ सेल्स होती है इनको आप क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, एक्सोडर्मिस भी कह सकते हैं। इसके बाद होते हैं इसमें आपके एपिडर्मल सेल्स, ये सारी एपिडर्मल सेल बोल रही हूँ, कॉर्टेक्स की सेल। तो पहला क्या हुआ, एपिडर्मिस हुआ, एपिडर्मिस के बाद हुआ कॉर्टेक्स की सेल, और कॉर्टेक्स की सेल के बाद होता है एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब देखो क्या बोल रही हूँ मैं कि आप एपिडर्मिस से पानी पास कर सकते हो, डन। आप कॉर्टेक्स से पानी पास कर सकते हो, डन, ठीक है, सेल से सेल के बीच। पर आपको जब एक लेयर आएगी विच इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस, तो वहां से पानी को पास कर पाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। चलिए अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में ये कहा जा रहा है कि सबसे पहली जो सेल है, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, यहाँ से नहीं, ये वाला डायग्राम, आई थिंक इट इज ओके। सो सबसे पहले क्या है भैया, रूट हेयर है। रूट हेयर के बाद कौन सी होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद होता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद होता है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद होता है जाइलम फ्लोएम। एक बार लिख दूं क्या, सबसे पहले क्या है, रूट हेयर ने, सबसे पहले क्या हुआ कि रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया, डन। सो रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया। रूट हेयर के बाद पानी कहाँ आया, एपिडर्मिस में, ठीक है। एपिडर्मिस से पानी कहाँ आया एपिडर्मिस से पानी, ये वाली जो सेल्स, ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स से पानी कहाँ आया, एंडोडर्मिस, ठीक है। कॉर्टेक्स से पानी कहाँ आया, एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस से पानी कहाँ आया, एंडोडर्मिस से पानी आया आपका दैट पेरिसाइकल, ठीक है। पेरिसाइकल से पानी कहाँ आया, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम लिख देती हूँ, ठीक है। सो ये पाथवे हम फॉलो करेंगे पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। अब दो पाथवे हैं, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। चलिए देखते हैं क्या है कहानी जो मुझे है बतानी। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपोप्लास्टिक रूट। क्या है एपोप्लास्टिक रूट, सबसे पहले रूट पिंक वाला है। एपोप्लास्टिक रूट में क्या हुआ, एपोप्लास्टिक रूट में ये पानी गया, पानी ये गया, ये गया पानी, ये, और देखिए सेल के बीचों बीच गुजर रहा है, सेल के बीचों बीच गुजर रहा है, वो सेल की किसी भी चीज को क्रॉस नहीं कर रहा है। पर अब प्रॉब्लम पता है क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि कॉर्टेक्स तक तो तुम पानी पास कर पाओगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं ये वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान देखो क्या बोल रही हूं मैं। देखो पानी अगर मैं एपोप्लास्ट से पास कर रही हूं तो किनारे किनारे आए जा रहा है, यहां तक आ गया। पर जब मैं एंडोडर्मिस पे पहुंची, ठीक है, सपोज दैट कि कैसे बनाऊं यार सेल में, ये एपिडर्मिस की सेल है, मैं आपको स्ट्रक्चर से ही दिखा देती हूँ। पूरा एक और स्ट्रक्चर है मेरे पास, ओके, ठीक है, ध्यान से देखो। सो जब मैं, ये देखिए यहाँ पर ये रेड वाला है, ये देखिए एपिडर्मिस से आ गई, साइड में चले जा रही हूँ, किसी भी सेल की वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रही हूँ। पर जब मैं बच्चों कहाँ पर आई, एंडोडर्मिस में आई, कहाँ पर आई, एंडोडर्मिस की सेल्स पे आई। तो एंडोडर्मिस की सेल्स के ऊपर पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जो एंडोडर्मिस की सेल्स होती हैं इनमें ना एक वो होती है, लुक एट दिस, एंडोडर्मिस की सेल पे ये एरिया अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, इट इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप ऐसे होती है सेल पे, देखो ऐसा कैस्पेरियन स्ट्रिप रेडियली अरेंज होती है ऐसे, ठीक है। अब अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप सेल के चारों तरफ से होते हुए आ रहे थे, एपोप्लास्टिक पाथवे के बाद ऐसे होके आ रहे थे। पर जब आप यहाँ से क्रॉस करोगे तो आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीच में जगह ही नहीं है। समझे बात को आप, बीच में जगह ही नहीं है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट करें, कैसे हम आगे की पेरिसाइकल सेल्स को वाटर ट्रांसपोर्ट करें, क्वेश्चन ये है। क्या समझे आपने ये देखा कि पानी जो है कॉर्टेक्स से आ रहा है, पहले रूट हेयर से आया, एपिडर्मिस में आया, कॉर्टेक्स की सेल पे आया, कॉर्टेक्स के बाद अब उसे जाना है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से जाइलम। पर जब वो इधर एंडोडर्मिस पे आया
तो एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो कवर होती हैं एक केमिकल मटेरियल से विच इज कॉल्ड एज सुबेरिन। सुबेरिन एक डेड एलिमेंट होता है जिसकी लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस में भी पाई जाती है इन द जीरोफाइट्स प्लांट्स, ठीक है। सुबेरिन जो होता है पर वो पतला होता है, नॉर्मल प्लांट्स में वो बहुत ही पतला होता है, पर एंडोडर्मिस में वो बहुत मोटा होता है, ठीक है। सुबेरिन इज नथिंग, इट इज अ मटेरियल, इट इज अ केमिकल जो कि ऐसा अरेंज होता है। अब अगर आप इनके बीच से होकर गुजरने की कोशिश करते हो तो आप गुजर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये पूरा बंद है बाय द सुबेरिन, ये पूरी जो लेयर है ये बंद है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब तुम किनारे किनारे से नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाओगे, तो अब आपको सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा पाथवे फॉलो करने का पड़ेगा? सिम्प्लास्ट। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना क्या करोगे। अब आप यहां से देखो, इस सेल में कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो आप साइड से तो यहां से तो जा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इनके बीच से जा पाओ, क्योंकि ये इस बीच से ये पूरा बंद है। कैसा अरेंज रहता है? ऐसा। अगर मैं इसको भी मिटा दूं पूरा, तो आप क्या देख रहे हो, आप इस सेल के बीच में से आप गुजर ही नहीं सकते। ठीक, क्यों नहीं गुजर सकते? क्योंकि ये जो आपको लेयर दिख रही है इट इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो अब आपको फॉलो करना पड़ेगा क्या? अब आपको फॉलो करना पड़ेगा सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। यहाँ से आप साइड से आ रहे हो, पर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक छेद होता है विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, और यहाँ से आप पानी को ये सिम्प्लास्ट पाथवे, सेल के अंदर घुस गए, और फिर यहाँ से आपका जो है, यहाँ से आप किसको दे दिया? आपने पेरिसाइकिल को दे दिया। अब आप पेरिसाइकिल से फिर फॉलो कर सकते हो एपोप्लास्ट, ठीक है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि कॉर्टेक्स की सेल तक आप एपोप्लास्ट फॉलो करते हो, पर जैसे आप एंडोडर्म में आते हो, जैसे आप एंडोडर्म की सेल में आते हो, आप एपोप्लास्ट फॉलो ही नहीं कर सकते, क्योंकि दो सेल्स के बीच में जो जगह होती है जहाँ से पानी होकर गुजर रहा था, जिसे आप एपोप्लास्टिक पाथवे कह रहे हो, अब वो जगह ही नहीं है, क्योंकि उस जगह पर एक स्ट्रिप घुसी हुई है विच इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो आप क्या कहते हो? आप ये पानी प्लाज्मोडेस्माटा से घुसा देते हो सेल के अंदर, और सेल के अंदर से फिर आप चले जाते हो पेरिसाइकिल में। पेरिसाइकिल में आप दोनों पाथवे फॉलो कर सकते हो, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ठीक है। अब मैं आपको मैं एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा देती हूँ। क्या बोलता है एनसीईआरटी का डायग्राम? लगाया है मैंने कहीं पर, कहाँ पे लगाया है? मैंने कहाँ पे लगाया है? रुको दिखाती हूँ, कहीं पे तो लगाया है मैंने यार एनसीईआरटी का डायग्राम। ओके, देखो ये है, ध्यान से देखो। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से देखना ना। क्या है ये? एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये जो ऑरेंज है, दिस इज कॉल्ड एज, मैं ब्लैक कलर से लिखूं, ये देखो, ये अगर आप सेल से सेल को क्रॉस कर रहे हो, थोड़ा और मोटा लेती हूँ, अगर आप ऐसा क्रॉस कर रहे हो पानी, ऐसा, ठीक है, साइड बाय साइड आप गुजरे जा रहे हो, तो आप कौन सा पाथवे फॉलो कर रहे हो? ऑरेंज इज पूरा, ये साइड, ठीक है, ये है एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। कैसा पाथवे है? एपोप्लास्ट पाथवे, डन। अब पर अगर जब आप एंडोडर्मिस की सेल पे आए, ध्यान से देखो, एंडोडर्मिस पे सेल पे कहाँ बना रहे हो आप एरो? आप ऐसा, यहाँ पे जो एक प्लाज्मोडेस्माटा होगा, यहाँ से आप पानी को अंदर घुसा के लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाने की वजह से आप पानी को ऐसा नहीं गुजार सकते। फिर से देखो क्या बोल रही हूँ मैं, अभी पानी को आप यहाँ ले आए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, पर अब पानी को आपको कैसा लाना पड़ेगा? ऐसा लाके इस प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर, ऐसा। मेरी बात समझे आप? फिर से देखो क्या बोला मैंने, अभी आप पानी को कैसा ला रहे हो? ऐसा, यहाँ तक ले आया पानी को। अब आप पानी को क्या करोगे? इसके आगे नहीं गुजार सकते, क्योंकि इसके बीच में जो रेड वाली स्ट्रिप है विच इज मेड अप ऑफ सुबेरिन विच इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो ये रोक देगी पानी को, कोई बात नहीं, पानी को यहाँ लाओ, प्लाज्मोडेस्माटा से घुसा दो अंदर, ठीक है। अब पानी इस प्लाज्मोडेस्माटा से पेरिसाइकिल में आ जाएगा, और पेरिसाइकिल में फिर या तो ये ऐसा पाथवे फॉलो कर सकता है एपोप्लास्ट, और या तो वही सिम्प्लास्ट भी फॉलो कर सकता है। क्या समझा आपने? आपने ये समझा कि पानी का जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है वो एपोप्लास्ट से ही होता है, सिम्प्लास्ट से भी हो सकता है, पर मेनली कैसा होता है? एपोप्लास्ट से। आप देख रहे हो कि पानी ऐसा आ रहा है, पर जब वो यहाँ पहुंचा, जब वो इस जगह पे पहुंचा, तो इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई। कहाँ पर होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप? एंडोडर्मिस में, ठीक है। तो अब पानी को नीचे लाओ, इस प्लाज्मोडेस्माटा इज व्हाट? इट इज द कनेक्शन बिटवीन द टू सेल, जहां से दो सेलों के बीच में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद यहाँ से पानी यहाँ लाओ, अब यहाँ पर ले आया पानी अंदर के अंदर, या तो आप पानी को ऐसे ले जाओ सिम्प्लास्ट से, या तो आप यहाँ पर एपोप्लास्ट भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि कॉर्टेक्स में मेनली की बात कर रही हूँ, आप कर तो दोनों से सकते हो, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा तो हर सेल के बीच में होता है, तो कर तो आप मेनली दोनों से सकते हो, पर मेनली किससे होता है? कॉर्टेक्स में मेनली किससे होता है? एपोप्लास्ट से। किससे होता है? एपोप्लास्ट से, ठीक है।
ओके उसके बाद आपका एंडोडर्मिस में किससे होता है बताइए? एंडोडर्मिस में मेनली किससे होता है? सिम्प्लास्ट से। मेनली क्या होता है? ये सिम्प्लास्ट क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। और पेरीसाइकिल में कैसा होता है? पेरीसाइकिल में भी दोनों से हो सकता है, एपोप्लास्ट से भी हो सकता है और सिम्प्लास्ट से भी हो सकता है। ठीक है, आप समझे आप मेरी बात को? तो पानी यहाँ दोनों मैनर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पर मेनली कैसा हो रहा है? एपोप्लास्ट मतलब साइड बाय साइड हो रहा है। ठीक है, पर जब आप यहाँ पर पहुंचे कॉर्टेक्स के अंत पे और एंडोडर्मिस पे अब आपको एंट्री करनी है, तो अब आप पानी को जो है वो ऐसे नहीं गुजार सकते, आपको पानी ऐसे ही घुसाना पड़ेगा थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा और फिर आप पेरीसाइकिल में पहुंचोगे। ठीक है, क्या सीखा आपने? एपोप्लास्टिक पाथवे से यहाँ आओगे, पर यहाँ से आप क्रॉस नहीं कर पाओगे और फिर आपको ऐसा होना पड़ेगा अंदर से, फिर ऐसा फिर ऐसा। ठीक है, देन आपके बाद आपका जो मन करे आप एपोप्लास्टिक फॉलो कर लो चाहे सिम्प्लास्टिक। ठीक है, पर मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन एपोप्लास्टिक पाथवे से होता है। एपोप्लास्टिक पाथवे इज अ फेवरेट पाथवे फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अच्छा अब हमको ये सीखना है बच्चों, डायग्राम्स और हैं क्या? और देखती हूँ मैं, और क्या है डायग्राम में मेरे? चलो यार कहाँ गया? सिम्प्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट। चलो अब मैं थोड़ा सा डिटेल पढ़ा देती हूँ इसके साथ ही, फिर आप लोगों को और समझ में आएगा। सो क्या सीखा आपने कि however it is interrupted by the presence of impermeable, इसको आप impervious भी कहते हैं। impervious मतलब वाटर नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता है एंडोडर्मिस से। ठीक है, डायरेक्टली सिम्प्लास्ट फॉलो करना पड़ेगा। however it is interrupted by the presence of impermeable Casparian strips in the walls of endodermal cell because they are made up of mixture of wax like suberin। अब वैक्स में पानी डालोगे तो वैसे ही वो रिपेल करता है, तो वैक्स एंडोडर्मिस से आप एपोप्लास्ट से फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि दो सेल्स के बीच में एक ऐसी लेयर होती है जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हो, और आप पास नहीं कर सकते, इसलिए आपको सेल के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ओके नाउ उसके बाद एपोप्लास्ट पाथवे शुरू ये हुआ। यहाँ से आपको, अगर आपको विजिबल हो तो ध्यान से देख पाओगे आप। सो कैस्पेरियन स्ट्रिप से आपने यहाँ से आप साइड बाय साइड, काले कलर से लिखती हूँ, कैस्पेरियन स्ट्रिप से आप ऐसे आ रहे हो, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल रही हूँ, एपोप्लास्टिक पाथवे से सेल के बीचों बीच से आ रहे हो, क्रॉस नहीं कर रहे हो, साइड बाय साइड आ रहे हो, साइड बाय साइड आ रहे हो, पर अब आप इसके किनारे से नहीं घुस सकते, क्योंकि किनारे से क्या है? आपकी वो वाली प्लेट कैस्पेरियन स्ट्रिप, इसलिए आपको बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। उसके बाद अब आप पहुंचोगे पेरी, उसके बाद आप यहाँ से बीच से भी घुस सकते हो और ऐसे भी अंदर से भी घुस सकते हो, डिपेंड करता है, पर फेवरेट पाथवे इज द एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, एपोप्लास्ट पाथवे का डिटेल हो गया क्या हमारे पास? ये पढ़ लिया हम लोगों ने। सुबेरिन कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि यहाँ से आप आ रहे हो, यहाँ से साइड बाय साइड चले जा रहे हो, पर बीच में क्या हुआ? कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई। ब्लू वाली को देखो, तो हमने क्या किया? देखो बच्चों, हमने ये वाला पाथवे पकड़ लिया, सिम्प्लास्ट, अंदर से घुसे और फिर हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? आप यहाँ पर घुस गए, पानी आ गया, यहाँ पे भरा हुआ है पानी, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई। यहाँ से आए, फिर यहाँ से आपने प्लाज्मोडेस्माटा से अंदर घुस गए, यहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वॉल है ये ऐसे देखो, पूरी वॉल यहाँ से यहाँ दूसरी सेल होती तो पकड़ा हुआ होता, यहाँ से आप क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो बात को क्या बोल रही हूँ मैं? यहाँ से आप क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपने ये वाला पाथवे लिया। ठीक है, सो एपोप्लास्ट साइड बाय साइड, सिम्प्लास्ट विद इन द सेल। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं, क्या कहा मैंने। यहाँ से आप फॉलो करते आ रहे हो, साइड बाय साइड चले आ रहे हो, अचानक से बीच से टकरा गए कैस्पेरियन स्ट्रिप, लुक एट दिस पर्पल स्ट्रिप, तो आपको यहाँ से अंदर घुसो, फिर यहाँ से आ जाओ। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी जाइलम। सेम इसी का ना, ये वाला जो डायग्राम था, ये वाला इसका मैग्नीफाइड रूप है, सेम डायग्राम है। उसके बाद यहाँ से घुसे, अंदर घुसे और फिर जाइलम में आ गए। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप से जाइलम। ठीक, नाउ अब इन अदर वर्ड्स थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, apoplastic movement is the movement of water through the intercellular spaces and the wall of the cell exclusively। ठीक है, intercellular space सेल के बाहर और सेल के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, it does not involve crossing the cell membrane, नहीं क्रॉस करता। इट कैन ऑपरेट अप टू द एंडोडर्मिस ओनली। ठीक है, सिर्फ एंडोडर्मिस के इधर तक आप पूरा एपोप्लास्टिक चलाओगे, एंडोडर्मिस पे आपको सिम्प्लास्ट चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखें, क्योंकि वो जो सेल्स हैं इट इज अटैच्ड बाय द कैस्पेरियन स्ट्रिप, सो यू हैव टू फॉलो दिस पाथवे। ठीक है, now the epoplast does not provide any barrier to the water movement. The water movement is through the mass flow which dependent on the gradient। ठीक है, एपोप्लास्ट में कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, कोई बीच में हिंड्रेंस नहीं है, मास फ्लो मूवमेंट हो रहा है हायर से लोअर की ओर। ठीक है, नाउ अब ये है
कि एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर का मूवमेंट होता कैसे है, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं एक प्लांट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। हालांकि इस प्लांट से भी मेरा काम चल जाता, पर ठीक है मैं अब यहाँ ड्रॉ कर ले रही हूँ, ठीक है। सपोज दैट कि मैंने ये एक प्लांट ड्रॉ किया, ठीक है। इस प्लांट में ये लगी है अपनी लीफ, बहुत ही गंदी लीफ बनाई मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये लगी हुई है अपनी लीफ, ठीक है। दिस इज द प्लांट, ओके, थोड़ा सा इसको पतला बनाती हूँ। ये लगी हुई है अपनी लीफ, डन, दिस इज आवर लीफ, ठीक। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या बोल रही हूँ मैं। रूट हेयर ने पानी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। यहाँ पर भैया ऐसा होता है कि यहाँ पर होते हैं स्टोमेटास, ठीक है। यहाँ पर अपने भाई साहब होते हैं जिसका नाम होता है स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है अपना वाटर, डन। वाटर को किसी और कलर से बना लेती हूँ, ब्लैक से बना लेती हूँ, ठीक है। ये वाटर पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब वाटर क्या है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। वाटर क्या है, यहाँ पे है अभी यहाँ पर वाटर पहुँच गया है। क्या हुआ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे आप एपोप्लास्टिक समझ गए ना, कि सेल को क्रॉस नहीं करना है, सेल के किनारे किनारे से होकर गुजरना है। पर मेन बात यह है कि जब हम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे से, तो वो पानी का क्या मैकेनिज्म है कि एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो होता है, ठीक है। समझना बात को, क्या हुआ। अब हम यहाँ पर वाटर हमारे पास यहाँ है, ठीक है, ओके। ये जो वाटर है ये गैशियस फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। किस फॉर्म में निकलता है, गैशियस फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। और वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये समझ में आई आपको बात, क्या बोला मैंने कि अभी आपका स्टोमेटा ओपन है, ठीक है। स्टोमेटा से वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। अगर वेपर के फॉर्म में वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, जाइलम में नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा। देखो पानी की कमी हो जाएगी जाइलम में, यहाँ पर कैसा प्रेशर हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर। मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि वाटर अभी मूव कर रहा है ऐसा, ठीक है। वाटर अभी कैसा मूव कर रहा है, मैं पूरा बना देती हूँ। वाटर कैसा मूव कर रहा है, चढ़े जा रहा पानी, चढ़े जा रहा पानी, चढ़े जा रहा है, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब पानी यहाँ से मूव करके बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पानी बाहर निकलने लगा, तो रूट पर एक टेंशन आ गया, अरे बाबा सारा पानी तुम बाहर निकाल दोगे क्या। तो जो है आपका जो जाइलम है, रूट नहीं, जाइलम जो है वो क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव प्रेशर उस पर आ जाएगा और वो पानी को खींचने लगेगा, ठीक है। तो जब हम लीफ के सरफेस एरिया स्टोमेटा से पानी को वेपर के फॉर्म में लॉस करते हैं तो जाइलम पर एक टेंशन हो जाता है। जाइलम का दिमाग खराब होने लगता है, मेरे से पूरा पानी ले लिया और तूने लॉस कर दिया। अब जाइलम पर एक स्ट्रेस हो गया, तो टेंशन की वजह से उसने क्या किया, उसने पानी को खींचना शुरू किया। एक्चुअली पूरा जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मैक्सिमम किसकी वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। तो जब पानी गैसियस फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू निकलता है तो अब यहाँ पर पानी की कमी हो गई, तो लीफ जो है वो किसको नेगेटिव प्रेशर देती है, जाइलम किसको देता है, रूट को। और रूट जो है अब वो क्या है, लीफ क्या है, एक पुल का प्रेशर लगा रही है। मेरी बात ध्यान समझो क्या बोल रही हूँ मैं। नेगेटिव प्रेशर कौन सा होता है, जब हम किसी चीज को खींचते हैं। पॉजिटिव प्रेशर कब क्या होता है, जब हम किसी चीज को प्रेस करते हैं, धक्का देते हैं, ठीक है। अब अगर आपको पानी को ट्रांसपोर्ट करना है तो किस किस मैकेनिज्म से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या क्या पाथवे फॉलो, मतलब एपोप्लास्ट आपने फॉलो किया तो उसमें क्या क्या हुआ ये कि जब लीफ के सरफेस एरिया स्टोमेटा से हम पानी को लॉस करते हैं तो पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। और कंटिन्यूसली हमको पानी को, एक्स्ट्रा वाटर को जो है लॉस करते रहना चाहिए, तभी प्लांट हेल्दी रहता है, ठीक। अब अगर हमें पानी को लॉस करते रहना चाहिए, क्योंकि पानी के लॉस से गैसेस एक्सचेंज भी होता है, बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में ट्रांसपिरेशन में। पानी को लॉस करते रहना चाहिए तो यहाँ पर पानी का कंटिन्यूस कॉलम बना रहना चाहिए। अब अगर आप पानी कंटिन्यूसली आपको ट्रांसपोर्ट करके लीव्स को देना ही है तो रूट से खींचना भी तो पड़ेगा। तो जब आप खींच रहे हो तो कौन सा प्रेशर लगा रहे हो, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। तो लीफ जो है वो नेगेटिव प्रेशर जाइलम और रूट पर लगाती है, जिससे पानी अपवर्ड मूवमेंट की ओर होता है और खिंचकर ऊपर आता है। खिंचकर ऊपर आता है तो कौन सा सबसे ज्यादा पाथवे फॉलो करेगा, एपोप्लास्ट। क्योंकि जब हम, जाइलम इज अ डेड एलिमेंट, जाइलम इज व्हाट, इट इज अ डेड एलिमेंट, इजंट इट। वाटर, जाइलम क्या होता है, डेड एलिमेंट होता है, ये पता होना चाहिए। जाइलम के एलिमेंट्स डेड होते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो सेल के किनारे किनारे होगा। दिस इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे। और इस तरीके से किनारे किनारे होते हुए पानी जो है वो वाटर फॉर्म में लॉस होने लगेगा, वेपर फॉर्म में, ठीक है। इट इज नॉट सिंपलेस्ट पाथवे। तो रूट से आपने पानी खींचा क्योंकि लीफ जो है कंटिन्यूसली वाटर का डिमांड कर रही है और नेगेटिव प्रेशर लगा रही है। जब खींचते हो तो नेगेटिव प्रेशर लगता है जाइलम पर और रूट पर। रूट ने अपना जो पानी है वो दिया किसको,
जाइलम से हमेशा एपोप्लास्टिक पाथवे से होते हुए लीफ से लॉस हो गया। तो जितना भी पानी आप लॉस करते हो या जितना भी ट्रांसपोर्टेशन वाटर का होता है वो मेनली ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है, क्योंकि अगर लीफ पानी लॉस ही नहीं करती तो पानी की कभी कमी होती ही नहीं, तो लीफ कभी पानी मांगती ही नहीं, खींचती ही नहीं। ठीक है, अगर लीफ कभी खींचती ही नहीं तो फिर क्या होता, फिर कभी पानी लॉस नहीं होता। इसीलिए भले ही एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप क्यों ना हो, ठीक है, पानी बोलेगा मेरे को जाना ही नहीं, मैं क्यों जाऊं, मुझे जाना ही नहीं, जब तुम मुझे आगे जाने दे ही नहीं रहे हो, एंडोडर्मिस से आगे जाने दे ही नहीं रहे हो तो मुझे जाना ही नहीं। पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि लीफ कंटिन्यूसली डिमांड कर रही है पानी ला मेरे पास, तो वो कंटिन्यूसली प्रेशर बना रही रूट पे, पानी दे चल पानी दे, ठीक है, तो वो नेगेटिव प्रेशर लगा रही है ताकि मुझे पानी चाहिए। तो अब H2O का मन हो चाहे नहीं हो, इसीलिए वो एपोप्लास्टिक पाथवे को छोड़कर सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो करने लगता है, कहां पर, एट द लेवल ऑफ एंडोडर्मिस, ठीक है, और फिर लीफ से लॉस हो जाता है। तो बेसिकली पानी का मूवमेंट जो है बेसिकली हमें ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही समझ में आता है। कभी भी लीफ पानी लॉस करती ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट ही नहीं होता, इट इज अ प्रेशर अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, चलो, इट इज अ नेगेटिव प्रेशर। नाउ अब यहां पर एक और चीज समझनी जरूरी है जो मुझे बतानी है। देखो, अब अगर पानी जो है, ध्यान समझना क्या बोल रही हूं मैं, यहां से मिटा देती हूं, ध्यान से समझेंगे सारी चीजें क्या बोल रही हूं मैं। ओ ठीक, अब देखो, अगर लीफ जो है, ध्यान समझो, लीफ जो है एक नेगेटिव प्रेशर लगा रही है जाइलम पे और रूट पे ताकि पानी को वो लॉस कर पाए, तो पानी का यहाँ पर एक कॉलम होना चाहिए, ठीक है, तभी कंटिन्यूसली जो है पानी का वेपर फॉर्म में लॉस होता रहेगा और पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो बना रहेगा। अब ये जो वाटर कॉलम आप देख रहे हो, ये जो वाटर कॉलम आप देख रहे हो ना बच्चों, वाटर कॉलम, ये क्यों बना, ये क्यों बना समझिएगा। दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स होता है जिसको आप कहते हैं कोहेजन फोर्स, इसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, इसे आप कहते हो कोहेजन फोर्स। दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है इसको आप कहते हो कोहेजन फोर्स। डन, द वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है कोहेजन फोर्स। और जाइलम की दीवार, ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज द जाइलम, इजंट इट, ये क्या है आपका जाइलम। जाइलम की दीवार और इस वाटर कॉलम के बीच में जो फोर्स होता है इसको आप कहते हैं एडिशन फोर्स। ऐसा क्यों किया हमने, देखो, जब हम किसी चीज को कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर बीच में रस्सी टूट जाए तो बाल्टी नीचे गिर जाती है और पानी ऊपर नहीं हो पाता। तो अगर आप चाहते हैं कि लीफ से कंटिन्यूसली पानी, कंटिन्यूसली या जब भी ट्रांसपिरेशन हो पानी रिमूव करना है, तो वाटर का एक कॉलम बनना चाहिए ताकि एक स्ट्रेंथ जनरेट हो। मैं क्या कह रही हूँ कि एक खिंचाव जनरेट हो, क्योंकि अगर बीच से कॉलम किसी भी कारणवश टूट गया, बच्चों मेरी बात ध्यान समझना, किसी भी कारणवश अगर ये कॉलम टूट गया ना तो आप खींच ही नहीं पाओगे। ये बस बात वही है कि आप पानी निकाल रहे हो, बीच से रस्सी टूट गई, अब रस्सी टूट गई तो वाटर मॉलिक्यूल आधे इधर रह गए, आधे उधर चले गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, जितना प्रेशर से पानी लॉस होना चाहिए वो प्रेशर ही नहीं बचा क्योंकि वाटर कॉलम टूट गया। इसलिए हमको क्या करना है बच्चों, इसलिए करना ये है कि हमको एक वाटर कॉलम बनाना पड़ेगा। वाटर कॉलम बनाने के लिए वाटर खींचो और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स रखो ताकि वाटर मॉलिक्यूल इधर जाए नहीं। इसे आप कहते हैं कोहेजन, ठीक है, इसे आप क्या कहते हो बच्चों, इसे आप कहते हो कोहेजन फोर्स। विच फोर्स इज इट, इट इज कॉल्ड एज कोहेजन। पर इससे फर्क नहीं पड़ता है, देखो वाटर मॉलिक्यूल इधर उधर अट्रैक्ट कर रहे हैं पर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो भैया इनके बीच, वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के कॉलम के बीच में भी एक फोर्स होना चाहिए ताकि एक डायरेक्शन में ही चलो, इधर उधर भागो मत, इट इज कॉल्ड एज एडिशन फोर्स। तो अगर आप एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो कर रहे हो, कुछ भी फॉलो कर रहे हो, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, तो पहला तो सबसे रिस्पॉन्सिबल चीज वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है ट्रांसपिरेशन पुल विच इज जनरेटेड बाय द लीफ। दूसरी चीज, जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, वो है उसका फोर्स। दो फोर्स लगाते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। फर्स्ट वी हैव टू मेक द कॉलम, the column is made by the adhesion force which is applied into the two water molecule and the cohesion, it is the force in between the xylem wall and the column, ठीक है, ताकि इधर उधर हिलो मत, और फिर कॉलम बनाकर आप लीफ से पानी को रिमूव करते जाओ। जैसे कि यहाँ पर भी देखो, अगर आप देखो यहाँ पर भी ऐसे ही बना है, देखो ये देखो, कोहेजन फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, एडिशन फोर्स किसके बीच में है, सेल वॉल मतलब जाइलम की वॉल और वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज एडिशन फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज कोहेजन फोर्स, ठीक है। और इस तरीके से आप पानी को मूव करते जाते हो।
डन डन डन, इतनी बात क्लियर हो गई। पर ये कौन सा पाथवे फॉलो करोगे, जाइलम से पानी को ट्रांसपोर्ट करोगे, एपोप्लास्ट, क्योंकि डेड चीजों से पानी को ट्रांसपोर्ट हम एपोप्लास्ट पाथवे से करते हैं। ठीक है, नाउ बच्चों अब मैं आपको बता रही हूँ सिम्प्लास्ट पाथवे। इट इज द पाथवे, ये भी एक्सप्लेन तो कर ही चुकी हूँ, डिटेल बता देती हूँ। ठीक है, तो जब आप वाटर को, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, प्लाज्मोडेस्माटा के अलावा यहाँ पर एक और चीज जो मुझे बतानी है वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ, ध्यान से देखिए। ये तो भैया प्लाज्मोडेस्माटा है, दो सेल्स के बीच में, और ये है अपने भैया भाई साहब, ये क्या है अपने, दिस इज आवर रूट हेयर। ठीक है, बनाऊं मैं यहाँ पे, ध्यान समझना, ये है आपके प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और ये है आपका रूट हेयर। ठीक है, अब आपको एक और चीज समझाती हूँ। यहां से वाटर आपने खींचा सिम्प्लास्ट पाथवे से, यहां से होते हुए वाटर आपने यहां पहुंचा दिया। ठीक है, पर अब आपको एक और चीज समझनी होगी जो मैं बता रही हूं। ठीक है, क्या समझा आपने, ध्यान से देखते जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम। यहां पर कुछ चैनल्स भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ साथ सेल में, सॉइल में और क्या होता है, मिनरल भी तो होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं भैया, चैनल्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होते हैं, यहाँ पर भी बना लो चैनल्स थोड़े से, यहाँ पर भी बनाइए चैनल्स। ठीक, ये बना लिया चैनल हम लोगों ने। तो मिनरल को मैं किस कलर से बना देती हूँ, मिनरल को मैं बना देती हूँ रेड कलर से। ठीक है, ये मिनरल है, तो यहाँ से मिनरल इन चैनल से होते हुए आएगा। ठीक है, यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, और फिर क्या होगा बताइए, यहाँ पर भी चैनल होने चाहिए, यहाँ पर भी चैनल होने चाहिए। ये देखो, यहाँ पे भी चैनल बनाओ भैया, ऐसे थोड़ी होगा काम। इस सेल से ये चैनल से बाहर निकला। ठीक है, ये देखो, ये बाहर निकला और फिर यहाँ से होते हुए इस सेल में आ गया। तो ऐसा बिल्कुल मत समझो कि किसी सेल से सिर्फ पानी पास होता है, साइमल्टेनियसली यू हैव चैनल इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो इस चैनल से आप मिनरल्स भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा से आपने पानी पास कर दिया थ्रू द सेल टू सेल, इट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, एंड मिनरल बाय द चैनल्स। ठीक है, इट इज अ पाथवे फॉर्म्ड बाय द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट सेल, दो प्रोटोप्लास्ट कनेक्टेड है। ठीक, neighboring cells are connected through the cytoplasmic strand that extend through the plasmodesmata. ठीक है, water has to enter cell through the cell membrane, hence this movement is relatively slower. ठीक है, क्योंकि जब आप सेल से क्रॉस करोगे तो आपको बहुत सारा हिंड्रेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ तो लफड़े होते ही रहते हैं, कहीं कोई आयन टकरा गए, मिनरल टकरा गए, अमीनो एसिड टकरा गए, तो मूवमेंट स्लो हो जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर वाया द एपोप्लास्ट, सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंट टू द वाटर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि भैया सबसे पहले कौन सी सेल होती है, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस में क्या होते हैं, रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर के बाद क्या होती हैं, कॉर्टिकल सेल्स। अब कॉर्टिकल सेल में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा एपोप्लास्टिक मूवमेंट, यहाँ से पानी आया, पानी हमेशा एपोप्लास्टिक मूवमेंट से ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पर आ गए भैया, उसके बाद आ गए आप एंडोडर्मिस में। ठीक है, अब एंडोडर्मिस में आप पास नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एपोप्लास्टिक कॉर्टेक्स तक, ठीक है, उसके बाद एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्ट, उसके बाद जाइलम में तो एपोप्लास्ट ही होता है। उसके बाद पेरिसाइकिल आता है, पेरिसाइकिल में हम दोनों कर सकते हैं, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, पर जाइलम में सिर्फ एपोप्लास्ट। बट इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस इज इम्परमियस, पर जब हम कॉर्टेक्स के अंदर जाते हैं, अंदर की बाउंड्री इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस विच इज इम्परमियस टू वाटर, मतलब वाटर नहीं मूव करेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू पास सच लेयर्स, हेंस द डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वॉल रीजन दैट आर नॉट सुबराइज्ड एंड फाइनली टू द सेल प्रॉपर थ्रू द, फाइनली इनटू द सेल थ्रू द प्रॉपर मेम्ब्रेन। देखो क्या होता है, वैसे तो एंडोडर्मिस जो है वो पूरी तरीके से, ध्यान समझना, वैसे तो एंडोडर्मिस की पूरी सेल्स जो है वो सुबेराइज्ड होती हैं। ठीक है, वैसे तो एंडोडर्मिस की पूरी सेल्स कैसी होती हैं, सुबेराइज्ड होती हैं। ठीक है, ये सुबेराइज्ड। ठीक है, पूरी सेल में सुबेरिन की वोर लगी रहती है। ठीक है, पर कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर सुबेरिन नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सुबेरिन क्या होता है, नहीं होता, नो सुबेरिन। ठीक है, यहाँ पर कोई सुबेरिन नहीं होता, तो पानी जो है वो यहाँ से आकर ऐसा और फिर ऐसा फॉलो हो सकता है। यहाँ से तो आप पास ही नहीं कर सकते, एपोप्लास्ट के लिए आपको यहाँ से पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर, जैसे यहाँ पे सुबेरिन नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने आपको कि यहाँ पर भी सुबेरिन है। ठीक है,
पर इतनी जगह पर सुबेरिन नहीं है। लुक एट दिस, यहाँ पर सुबेरिन नहीं है, तो यहाँ से पानी आया, अंदर घुस गया और फिर ऐसा ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ सब जगह सुबेरिन नहीं, यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ से यहाँ आ गया। तो जिस जगह पर सुबेरिन नहीं होता वहाँ से आप अंदर सेल की ओर घुसा देते और फॉलो कर लेते हो सिम्प्लास्ट। ठीक है ना, डन। और उसके बाद सेल में घुस जाओ, सेल के बाद फिर पेरिसाइकिल में चले जाओ, पेरिसाइकिल के बाद जाइलम में आ जाओ। आफ्टर रीचिंग द एंडोडर्मिस लेयर द मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू द सिम्प्लास्टिक। एंडोडर्मिस में ऑलवेज सिम्प्लास्टिक, ठीक है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे लेफ्ट फॉर द वाटर एंड अदर सॉल्यूट टू रीच द वैस्कुलर सिलेंडर जाइलम, क्योंकि यही सिर्फ एकमात्र रास्ता है जिससे पानी और मिनरल्स को हम जाइलम तक पहुंचा सकते हैं। Some plants have additional structure associated with them, helps in the water and mineral absorption as instead of root hair। ठीक है, माइकोराइजा का नाम आपने सुना होगा। रूट हेयर के अलावा इनके पास रूट हेयर के बजाय इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे और ज्यादा एफिशिएंटली वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दे यूज माइकोराइजा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट ऑफ द प्लांट एंड द फंगस। ये पढ़ा है आप लोगों ने। द हाइफी और द फिलामेंट्स ऑफ द फंगाई एज एन एक्सटेंशन नेटवर्क अराउंड द यंग रूट विच मे बी पेनिट्रेट द रूट सेल एट देयर बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो फंगल हाइफी रहता है रूट के अंदर घुस जाते हैं तो सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है। फंगस प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर टू देम। फंगस क्या है, पानी और मिनरल खिंच खिंच के प्लांट को देता रहता है। ठीक है, और प्लांट उसको यूज कर करके क्या बनाता रहता है, शुगर बनाता रहता है और वो न्यूट्रिशन देता है फंगस को। तो फंगस देता है मिनरल, वो देता है न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल सीड्स ऑफ पाइनस कैन नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली विदाउट द डेवलपिंग माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। एनसीईआरटी का डायग्राम एक बार और समझ लो। हम सेल, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, जाइलम है। ठीक है, एपिडर्मिस में ध्यान से समझो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में आप दोनों पाथवे फॉलो कर सकते हैं। सिम्प्लास्ट में, दिस इज सिम्प्लास्ट, और एपोप्लास्ट भी, पर मेनली कौन सा फॉलो करते हैं, एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट पाथवे में देखो, यहाँ से आप एपोप्लास्टिक पाथवे फॉलो करके आ रहे हो। ठीक है, पर जब आप पहुंचे कहाँ पर, जब आप कहाँ पर पहुंचे भैया, जब आप पहुंचे एंडोडर्मिस की सेल पर, तो बीच में आ गई कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, जब आप बीच में आ गई क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगी वहां से आप पानी को क्रॉस करो और फिर वापस से ले आओ पेरिसाइकिल पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ से यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं थी तो यहाँ से आप यहाँ ले आए। ठीक है, यहाँ से आप कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, और उसके बाद फिर पार करते हुए यहाँ ले आए। ठीक है, तो ये कौन सा पाथवे है, सिम्प्लास्ट। ठीक है, नाउ ये समझ में आ गया बात, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, मुझे बताइए, हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है, ध्यान से देखो। हमने सीखा कि प्लांट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कौन कौन से फोर्सेस चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कौन कौन से पाथवे चाहिए। हमने ये सीखा कि लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली दो पाथवे से हो सकता है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। मेनली फेवरेट कौन सा है, एपोप्लास्ट, पर एंडोडर्मिस की लेयर पर आप एपोप्लास्ट फॉलो नहीं कर सकते, वहां पर सिम्प्लास्ट ही फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो मन करे, वैसे मेनली एपोप्लास्ट। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इस तरीके से होता है। जाइलम में मेनली एपोप्लास्ट होता है क्योंकि जाइलम की वॉल होती है डेड, और डेड चीजों से हमेशा एपोप्लास्ट ही होता है। लिविंग सेल के बीचों बीच घुसोगे तो सिम्प्लास्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत सारी इसमें कहानी समझाई, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एडिशन कोहेजन फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल, जाइलम फ्लोएम के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे कैसे करते हैं, फिर मैंने आपको वाटर लॉगिंग के बारे में पढ़ाया, फिर मैंने आपको सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे पढ़ाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से इन पाथवे को फॉलो कर करके जो रूट का पानी होता है वो आसानी से लीफ तक पहुंच जाता है। पर मेनली लीफ का जो रूट का पानी है वो लीफ तक सिर्फ मेनली किसकी वजह से पहुंचता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। अगर लीफ नेगेटिव प्रेशर अप्लाई ही नहीं करती रूट के ऊपर तो रूट कभी एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो ही नहीं करती और ना तो कभी पानी ऊपर पहुंच पाता। तो पाथवे जो लॉन्ग रन ट्रांसपोर्टेशन या लॉन्ग पाथवे फॉलो करने के लिए हम मतलब लॉन्ग रन या लॉन्ग पाथवे फॉलो करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए, तो दो पाथवे हैं, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट। कौन सा फोर्स लगेगा, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेजन एडिशन फोर्स। ठीक है, और उसके बाद कौन से टिश्यूज हेल्प करेंगे, जाइलम। ठीक है, पानी के लिए जाइलम। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। टिश्यू कौन सा है, जाइलम। टिश्यू कौन सा है बेटा, जाइलम।
प्रोसेस कौन सा है, सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद फोर्स कौन सा लगेगा, कोहेजन, एडेशन और ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि हम पुल लग कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द समरी ऑफ द लेक्चर। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द लेक्चर। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं इस लेक्चर में मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ, मैंने एक ही चीज़ के बहुत सारे डायग्राम लगाए, बहुत बार आपको बोला, पर आपको जो की पॉइंट्स है वो ज़रूर याद रखने हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू थिंग। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।